पहले लिख दीजिए, फिर सब आ जाए तब समझाना शुरू करेंगे। नीचे लिख दीजिए हेडिंग देकर के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से पूर्व, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के पूर्व 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 भारत में विभिन्न संगठन, 3 कॉलम बना लीजिए। एक में लिख दीजिए संगठन, थोड़ा बड़ा होगा, दूसरा में संस्थापक और तीसरा में वर्ष और स्थान। संगठन, संस्थापक और तीसरा में हो जाएगा वर्ष पब्लिक स्थान। वर्ष पब्लिक स्थान, संगठन, संस्थापक, वर्ष पब्लिक स्थान। चलिए संगठन में पहला नंबर लिख दीजिए लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी ब्रैकेट में जमींदारी एसोसिएशन। पहला नंबर लिख दीजिए लैंड होल्डर सोसाइटी, नीचे जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारी एसोसिएशन। संस्थापक में लिखें द्वारकानाथ ठाकुर, द्वारकानाथ ठाकुर। स्थापना में लिख दीजिए 1938 कलकत्ता, सॉरी 1838 कलकत्ता। इस समय सब अभी 1885 के पूर्व ही सब है, 1838 कॉमा देके कलकत्ता। नीचे लिख दीजिए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। संस्थापक में लिख दीजिए जॉर्ज थॉमसन, जॉर्ज थॉमसन 1843 कलकत्ता, जॉर्ज थॉमसन 1843 कलकत्ता। नीचे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। लिख दीजिए द्वारकानाथ ठाकुर 1851 कलकत्ता, द्वारकानाथ ठाकुर 1851 कलकत्ता। नीचे लिख दीजिए मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। लक्ष्मी नारसू चेट्टी, लक्ष्मी नारसू चेट्टी, लक्ष्मी नारसू चेट्टी 1849 मद्रास, 1849 मद्रास। अगला नंबर लिखिए बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन जगन्नाथ, बॉम्बे एसोसिएशन जगन्नाथ 1852 बॉम्बे, बॉम्बे एसोसिएशन जगन्नाथ 1852 बॉम्बे, 1852 बॉम्बे। अगला नंबर लिखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1866 लंदन, दादा भाई नौरोजी 1866 लंदन, लंदन। नीचे लिख दीजिए नेशनल इंडियन एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन। मैरी कारपेंटर, मैरी कारपेंटर 1867 लंदन, मैरी कारपेंटर 1867 लंदन, 1867 लंदन। नीचे लिखिए पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा रानाडे, पूना सार्वजनिक सभा रानाडे 1870 पूना, पूना सार्वजनिक सभा रानाडे 1870 पूना। नीचे लिखिए भारतीय समाज, भारतीय समाज, भारतीय समाज आनंद मोहन बोस, भारतीय समाज आनंद मोहन बोस 1872 लंदन, आनंद मोहन बोस 1872 लंदन। नीचे लिखिए इंडियन लीग, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष 1875 कलकत्ता, 1875 कलकत्ता। अगला नंबर लिखिए इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस 1876 कोलकाता, 1876 कोलकाता। अगला नंबर लिखिए भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1883 कलकत्ता, 1883 कलकत्ता। नीचे लिख दीजिए मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा अय्यर और वीर राघवाचारी, अय्यर और वीर राघवाचारी, अय्यर और वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी 1884 मद्रास, 1884 मद्रास। अगला नंबर लिखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन
फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी, 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 लिख दीजिए 1885 बॉम्बे, 1885 बॉम्बे। चलो आज का क्लास अब यहां से शुरू होगा। नीचे एक छोटा सा हेडिंग दे दो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नीचे लिख दीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। चलो सुनोगे सभी बच्चे का पूरा ध्यान अब बोर्ड पे आए। आज का क्लास अब शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनिए। अब है क्या, आप आज भी देखते होंगे कि व्यक्ति चाहता है कि हम समूह में रहें, समूह में रहने से वो अपनी आवाज को पहुंचा सकता है आसानी से। देखते होंगे बाल दाढ़ी भी बनाता है तो नाई संघ, दुकान खोले हुए है दुकानदार संघ, छात्र है तो छात्र संघ। ये संघ की अवधारणा शुरुआत से ही रही और शुरुआत में बंगाल के क्षेत्र में जमींदारी प्रथा रहा। तो ये संघ मेन रूप से आप देखोगे अंग्रेजों का 3 सेंटर है, एक कलकत्ता, एक मद्रास और एक बंबई। ये 3 जगहों पर अंग्रेज की एक्टिविटी ज्यादा है, तो जहां ज्यादा एक्टिविटी होगा संघ वहीं बनेगा। अब ध्यान दीजिए, गांव में भी जो एक्टिव नेता टाइप के लोग हैं वो अपना यूनियन बना ही लेता है, कुछ नहीं होगा तो खाली जोड़ के बेचारा खुश सके, लोग जोड़ रहे हैं, भले वो ऐसे फल्स जुड़ा रहे। अब ध्यान दीजिए, इन तीनों के अलावा कई भारतीय इन जगहों के थे जो लंदन रहते थे, लंदन से भी वो भारतीयों को रिचार्ज कर रहे थे, अपनी पार्टी बनाए हुए। तो आपको पहला तो ध्यान रखना है कि जितने भी स्थान देखोगे सिर्फ 4 ही तुमको मिलेगा, वो एक बंबई, एक कलकत्ता, एक मद्रास और एक लंदन, और कोई जगह नहीं मिला। अब पुणे मिल रहा है तो बंबई के बगल में ही पुणे है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो बंबई के पार्ट में ही बगल में पुणे हो गया। तो जितने भी स्थान है उसमें सबसे, अब ये देखो जब आर्थिक पढ़ाएंगे तो जमींदार यहाँ बनर्जी चटर्जी जो भी रहेंगे उनकी स्थापना मुख्य रूप से कलकत्ता रहे। तो इसलिए आपको पहला अगर हम कहें कि मेन संस्थान अगर बात करें तो इसमें देखे होंगे कि भारतीयों का पहला संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी। इसके पहले कोई सोसाइटी नहीं थी भारत में। पहला अगर यूनियन की बात की जाए तो लैंड होल्डर का मतलब जमींदार होता है। तो आपसे पूछा जाएगा लैंड होल्डर सोसाइटी, क्वेश्चन आएगा कि भारत का पहला संगठन है, अब उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी चॉइस में हो। अब जो बच्चे बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो भारत की पहली संस्थान उसी में टिक मारते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीयों का पहला संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारी संगठन है, और इसको बनाने वाले कौन थे? द्वारकानाथ ठाकुर। अब देखो डेट और स्थान प्रायः नहीं पूछेगा, आपके आईक्यू लेवल केवल चेक करता है। डेट सिर्फ इसलिए है कि पूछेगा भारत का पहला संगठन है तो तुम्हें मालूम चले कि वो लैंड होल्डर सबसे पुराना। बाकी इसको रटने उठने की आवश्यकता नहीं है, बस ये वाला ध्यान रख। अब इन्होंने 2 जान के किया, एक ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और एक लैंड होल्डर सोसाइटी। ये दोनों के संस्थापक कौन है? द्वारकानाथ ठाकुर। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो आंसर क्या होगा? द्वारकानाथ ठाकुर। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ ठाकुर। अब ध्यान दीजिए, अंग्रेज अपने भी एक यूनिटी बना रहे थे कि हम लोग भी रहे, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना एक अंग्रेज नहीं किया, जॉर्ज थॉमसन। अब आदमी में भी कई वैरायटी है ना, तुम लोग पढ़ रहा है तो कई वैरायटी है, कुछ लोग केवल पढ़ने वाला, कुछ लोग नेतागिरी करने वाला, कुछ लोग कुछ वाला। ऑनलाइन में भी जो पढ़ रहा है अगर चैट दिखे तो कई लोग उसमें पढ़ने वाला रहेगा, कई लोग रहेगा भाई अपना नंबर दीजिए हम ग्रुप बनाने जा रहे हैं, वो अपना नेतागिरी शुरू करेगा। तो वैरायटी अलग अलग रहते हैं, सबका अपना अलग अलग एक्टिविटी रहेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ जो देख रहे हो कि अंग्रेज में भी कई लोग आएंगे तो अपना काम करेंगे, कहेगा ठहरो हम अंग्रेज को ही एक जगह बांधते हैं। और ब्रिटिश का बंगाल में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन की? जॉर्ज थॉमसन। अब देखो इसमें सब याद करना आवश्यक नहीं, अभी नहीं कि सब लिखा है तो रटना है। आपको लैंड होल्डर सोसाइटी एकदम याद चाहिए कि सबसे पुराना है, संस्थापक कौन है? द्वारकानाथ ठाकुर। इसके बाद सीधे हम लोग चलेंगे बंबई एसोसिएशन, इसके बाद हम लोग चलेंगे मद्रास नेटिव एसोसिएशन, तब आपको यहाँ पर सीधे चलेगा इसमें इंडियन एसोसिएशन, और तब नीचे वाला मद्रास महाजनी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। चूंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो देख रहे हो यही अंतिम संस्था है जिसके बाद भारतीय एक जगह मिलना शुरू करे, कि सब नेता को एक जगह मिला है। तो सिर्फ हमको यहाँ पे 5 से मतलब है, अभी पूछेंगे 5 क्लियर चाहिए। सबसे पुरानी संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन है? द्वारकानाथ ठाकुर। इसके बाद मद्रास नेटिव एसोसिएशन लक्ष्मी नारसू चेट्टी, लक्ष्मी नारसू चेट्टी, चूंकि ये मद्रासी है तो नाम थोड़ा डिजाइन वाला है। बंबई एसोसिएशन जगन्नाथ, ध्यान रखना बंबई जगन्नाथ, बंबई जगन्नाथ। अब हम लोग चले इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एक यह लंदन से है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, ये लंदन में स्थापित किए। तो दादा भाई देखो नाम दादा है तो ये वयोवृद्ध नेता है, और ये लंदन रहते थे, इतने अमीर थे कि लंदन में दरवाजा खुला रहता था। कोई इंडियन लंदन जाएगा तो इनके यहाँ है कि रहना खाना फ्री, तो समझे कितना हाई फैसिलिटी। तो इंडिया आएंगे तो लोग भी इनको उठाए रहेगा कि हाँ भाई गए, अरे आएंगे तो जो लोग एक्टिव वाले लोग हैं वही तो लंदन जाएंगे, और जिसको कोई ठिकाना नहीं होगा लंदन जा रहे हैं, दादाजी का है वहाँ बढ़िया फ्लैट है वहीं रहना, तो लंदन में बढ़िया मोर्चा संभालते थे। और भारत आते तो बताओ इनका मानादर कम होगा कि बहुत होगा? बहुत होगा। तो भारत की एक्टिविटी में भी बहुत मानादर। और ये हम लोग ध्यान दीजिए, इन्होंने ही नाम का सुझाव दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि जो बैठक होगी उसमें अंग्रेज सब तय कर लेगा कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ होगा, लेकिन दादाजी खड़ा होंगे कहेंगे संघ वाला में बहुत है, एसोसिएशन संघ बहुत, आप नाम रख दीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो सब लोग दादाजी के नाम पर ताली लगा दी, क्योंकि इनके हाथ भाई लंदन रह रहे थे और ये खुद लंदन में कई लोग का काम किए हुए थे, बड़े वृद्ध भी थे। तो सब लोग कहे कि ना दादाजी जो कहे वही कर दीजिए। तो नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो सुन रहे हो, ये नाम देने वाले सुझाव भी यही, इसीलिए अब रहना सहना इनका कहाँ? लंदन। सौभाग्य से उस बैठक में है, पहले से प्लान बन रहा है कि जितना हम लोग नेता है इस सब नेता आइए एक जगह, इतना वैरायटी हटा के एक संस्था, और उस संस्था से हम लोग अंग्रेजों को टक्कर लें। बहुत बढ़िया रहे, लगता है कि इस बैठक में 10-20 हजार लोग जुटेंगे, बहुत बड़ी संस्था होगी। और उस बैठक में पूरे इंडिया से सब नेता को हरूट बुलाया गया, 72 लोग भाग लिए। लोग अंदाज किए थे कि 10,000 से कम नहीं हो, सब नेता को बुलाया जा रहा है, बाहर विदेश रह रहे हैं वही आ रहे हैं, सबको किया जा रहा है। तो कोई नया चीज होगा तो विश्वास भी कई लोग का कम कि वैसा संस्था ढेर है, हो सकता है वैसे ही बना रहा हो। तो केवल 72 आदमी भाग लिए, और उसमें भाग लेने में सब अमीर लोग। इसी कारण जिसके समय स्थापना हुई डबलिन के, उस स्वयं कहा कि केवल ये अभिजात वर्गों का ये संगठन है, उसने स्वयं कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखिए जिसके समय स्थापना है वो खुद कांग्रेस को वैल्यू नहीं दे रहा। तो पहले अभी हम लोग 5 नाम अभी जो याद करवाए एकदम दिमाग में बैठाएंगे। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ ठाकुर, मद्रास नेटिव लक्ष्मी नारसू, बंबई एसोसिएशन जगन्नाथ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और इसके बाद आपका है ये मेन बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी। अब देखो मुस्लिम में भी कई नेता एक्टिव हैं, ईसाई में बोलो अंग्रेज एक्टिव है कि नहीं, उन लोग भी एक्टिव है ना भाई। चलिए अंग्रेज भी वैरायटी का है कि नहीं, हम आए हैं लंदन से, कुछ लोग हैं कि भारतीयों से घुल मिल के भी रहे। तो जो भी है हर धर्म के लोग यहाँ पे एक्टिव। तो अभी हम सिर्फ अब लास्ट बार बोलेंगे फिर पूछेंगे लैंड होल्डर सोसाइटी
द्वारका नाथ ठाकुर, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, लक्ष्मी नारसू चेट्टी, बंबई एसोसिएशन जगन्नाथ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी। बोलो दिमाग में सेट हो गया? अब इसमें केवल एक नजर हम लोग देख लें, अगर याद है तब तो बहुत बढ़िया। लैंड होल्डर सोसाइटी, द्वारका नाथ ठाकुर, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, लक्ष्मी नारायण चेट्टी, बंबई एसोसिएशन जगन्नाथ, बंबई एसोसिएशन जगन्नाथ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया का मतलब ये लंदन से बनाया है कि इंडियन लोगों का एक एसोसिएशन है। लंदन में कोई आएगा तो इसी ऑफिस में लोग रहते हैं। ईस्ट इंडिया कहीं पूरे एसोसिएशन है, संघ है, इस कार्यालय में खुला है, कोई भारतीय है और इसलिए कहां बना है? लंदन। कई लोग अमेरिका रहेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध के पहले देखोगे अमेरिका में संगठन बनेगा कि इंडियन को अमेरिका होगा तो मेरे यहाँ। उस समय पढ़ने होने के लिए जिनके पास पैसा है, अमीर वर्ग है, बेटा किसी का अमेरिका, किसी का जर्मन, किसी का इंग्लैंड, उधर ही जाते थे। और इसी कारण से जो गए तो कई लोग का बेटा को भेजा गया पढ़ने के लिए। अब बेटा वहां एक बड़ा ऑफिस खोल के नेता बने हुए हैं कि इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव हम, जर्मन में आओगे हाँ, अमेरिका में आओगे हाँ, अमेरिका में मैगजीन छपवा रहे हैं कि इस मैगजीन को इंडिया भेजेंगे, प्रचार करो। ये जो तुम गदर मैगजीन देखते हो तो गदर पत्रिका कहां है? अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में छप रहा है। तो ये सब जो देख रहे हो सारी एक्टिविटी पूरे वर्ल्ड में इंडिया के लिए चल रही है। तो चलिए अब जरा हम लोग देखें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और लास्ट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी। बोलो नाम क्लियर है सबका? अब यहां से हम लोगों का प्रारंभ होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और अब यहां से इंपॉर्टेंट सिस्टम सुनोगे। देखो अब हुआ क्या, 1857 के जो विद्रोह है, बहुत बढ़िया से सुनिए। 1857 के विद्रोह के बाद लगने लगा कि इस विद्रोह में अंग्रेज को कि मेरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। गिन करके कुछ लोग हैं, मेरठ कानपुर, देख रहे हो कि यूपी, क्या पंजाब में कोई विद्रोह है? नहीं। आपको उल्टा क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 के विद्रोह में कहां अछूता रह गया? बिहार, बिहार में टच किया है, उत्तर प्रदेश टच किया है, मध्य प्रदेश टच किया है, पंजाब नहीं टच किया, ऊपर पंजाब हरियाणा के जो क्षेत्र है वो टच नहीं किया। तो अब इसमें हम लोग ध्यान दें तो इस समय विद्रोह में अगर एक शब्द जुट जाता कि सभी भारतीय राजा अंग्रेज के खिलाफ हो जाते तो क्या अंग्रेज भारत में रह पाते? यहाँ एक एक राजा देख रहे हो कि दिल्ली में है तो वही खाली किए हुए हैं। 80 साल के वीर कुंवर सिंह है, जगदीशपुर खाली, महिला होकर बेगम हजरत महल और लक्ष्मीबाई पानी पिलाए हुए हैं। तो मिला जुला की स्थिति है कि भारतीय राजा एक रहते तो कहानी खत्म। अब इसी कारण भारतीयों ने महसूस किया कि हम लोग का एक संगठन बढ़िया बनना चाहिए। और उसके लिए दुख की बात है कि पहल भारतीय नहीं कर रहे हैं। भारतीय अपना अपना, कोई लंदन से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कर रहे हैं, कोई बंबई एसोसिएशन, तो कोई कलकत्ता एसोसिएशन, कोई मद्रास एसोसिएशन, सब बटे हुए। अब इन सब को जोड़ने का प्लान एक अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम एओ ह्यूम है, रिटायर किया है। अब सोचो एओ ह्यूम अंग्रेज अधिकारी है, एलन एक्टोवियन ह्यूम, इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? एओ ह्यूम। अब बच्चे कई लड़के ध्यान दो, एओ ह्यूम कौन है? तो एक अंग्रेज का असैनिक अधिकारी है, सेना में नहीं, सामान्य प्रशासन में इसने ड्यूटी किया, भारत से ये रिटायर हुआ। भारत में रिटायर होने के बाद इसके मन में विचार आया कि हम पूरे भारतीयों को बंबई, कलकत्ता, मद्रास, लंदन वाले सबको मिला के एक संगठन बनाए, भारतीय राष्ट्रीय संघ, और इस संस्था में सब लोग को जोड़े। और इससे सब लोग को जोड़ने के बाद फायदा क्या होगा? अंग्रेजों से कोई उसको दिक्कत, तो हर साल हम लोग 3 दिन के लिए बैठक करेंगे। उस बैठक में प्रस्ताव पारित करेंगे, यानी बैठक हर साल होना है प्रति वर्ष। कितने दिन का? 3 दिन का बैठक होगा। और 3 दिन में जितना प्रस्ताव है कि अंग्रेज किया जो अच्छा किया, किया जो खराब किया, खराब को कैसे सही करें तो हम लोग एप्लीकेशन लिखेंगे। ये कोई मारपीट वाली संस्था नहीं। इस संस्था की ड्यूटी है कि अंग्रेज को हम अवगत कराएंगे कि सेवा में श्रीमान हुजूर ऐसे ऐसे हो रहा है। और ध्यान दीजिए, हम लोग पर दया कीजिए, अगर अंग्रेज की इच्छा होगी तो ठीक करेगा, नहीं दया किया तो अगला बार फिर बैठक में फिर एप्लीकेशन लिखा है, दस्तखत अभियान चलाएंगे। इन लोग की योजना है अंग्रेजों का ही साथ लेकर के काम करना, क्योंकि संस्थापक अंग्रेज। अब यहां पर सोचिए 3 दिनों की बैठक हो और इन लोग एक बढ़िया प्लान किए कि हर साल बैठक अलग अलग जगह पे हो। ये नहीं कि एक ही जगह बैठक होते रहे, सब अलग अलग। इस साल बंबई घूमे हैं, अगला साल दिल्ली घूमेंगे, अगला साल मद्रास घूम लेंगे, अगला साल इलाहाबाद घूम लेंगे। लेकिन बैठक हो तो टाउन में हो, गांव में नहीं। लोग पहुंचेगा कैसे? इंडिया भर से लोग आएगा, वर्ल्ड भर से लोग आएगा, तो ये बैठक भी होना है तो शहर में होना। तो देखिए तय हुआ कि बैठक शहर में होगा, तय हुआ कि हर साल बैठक का जगह बदल जाएगा, तय हुआ कि बैठक 3 दिन तक चलेगा, तय हुआ कि बैठक में अंग्रेजों की एक्टिविटी का प्रस्ताव चलेगा, अच्छे कामों की प्रशंसा होगी, बुरे काम की निंदा होगी, और जो काम करवाना है उसके लिए एप्लीकेशन होगा। कोई जहां दिक्कत है हम लोग की जांच कमेटी बनेगी और जांच कमेटी में हम लोग स्वयं जांचेंगे, उसको प्रतिवेदन देंगे कि हम लोग जांचे हैं सही में गलत। और ऐसा सोच करके एओ ह्यूम बहुत एक्टिव आदमी है, महाराष्ट्र के पूना में सबको बैठक बुला रहा है कि पूना में जितने लोग हैं सबको चिट्ठी लिख रहा है कि लंदन है तो वहां चिट्ठी, कलकत्ता है तो वहां चिट्ठी, कि हम एक बहुत बड़ी संस्था बनाने जा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय संघ, आप लोग आइए। संस्था का बैठक कब है? तो 28 दिसंबर 1885। बैठक कहां है? पूना, पूना में निर्धारित। अब ये लीजिए, पूना में बैठक बुला लिए, सब लोग लंदन से चल दिए और मालूम चला 15 तारीख को पूना में प्लेग फैल गया। पूना में जहां बैठक होना है पूरे पूना में प्लेग का लहर है। अब पूना में प्लेग का मतलब है कि वहां जाएगा तो जो आदमी है कोई प्लेग का शिकार होगा तो गांव के काम खत्म करा देगा। अचानक इन्होंने बैठक को पूना से बंबई ट्रांसफर किया कि बगल में है ही, चल दिया ही हो तो पूना नहीं आना, बंबई आ जाना, वहां प्लेग फैला हुआ है, थोड़ा दूर रहे। देखिए तो पूर्व प्रस्तावित बैठक इसकी कहां है? पूना, लेकिन बैठक हुआ कहां? बंबई। बंबई में एक संस्कृत कॉलेज था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, और वही गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इंडिया भर से था कि पूरे बहुत लोग आएंगे, केवल 72 व्यक्ति भाग लिए, उसमें गरीब कोई भाग नहीं लिया। सब जो टॉप लेवल के थे, कोई लंदन रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, वो सब व्यक्ति इसमें भाग लिए। और बैठक में हुआ कि हम लोग एक संस्था बना रहे हैं, आज भले 72 व्यक्ति हैं, देखते देखते कारवा बनेगा, लाखों व्यक्ति जुटेंगे, हम लोग इसको शुरू करें। देखो 72 से भी लोग डाउन में नहीं है, सोच रहे थे 10,000 आएगा, कुर्सियां खूब लगी हुई, सब खाली रह गई 72। दूसरा तो देख के समझेगा कि तो छोड़ देते, लेकिन सोचिए 72 में भी चार्ज है कि अभी स्टार्ट है, 72 लोग आ गए, मामूली चीज नहीं है, और जो आए हैं सब क्रीम लोग आए। देखिए अपना एओ ह्यूम अपने डिजाइन से चार्ज। और बैठक में इन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ हमारी संस्था होगी, तो उसी में दादा भाई नौरोजी खड़ा हुए और कहे कि संघ और एसोसिएशन इंडिया में बहुत चल रहा है, एकदम कंप्लीट अंतिम में नाम ही नया कर दीजिए और ये नाम दीजिए कांग्रेस। और इस प्रस्ताव को सब लोग माने कि यही अच्छा है, तो इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। और ये 72 में ही एक व्यक्ति अध्यक्ष बने, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको WC बनर्जी कहते हैं। परीक्षा में आजकल सब बच्चे को जानता है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। तो लड़के को रिदिम होता है ना, रटे रहता है व्योमेश चंद्र बनर्जी, अब वो क्या करता है? सेटर रिदिम ही तोड़ देता है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे चटर्जी, बनर्जी, खटर्जी, ऐसा कर दिया सबने जी।
अब लड़के को अगर व्योमेश करके देता तो मार देगा, रिधि बना हुआ है व्योमेश चंद्रा जी मारा, और यहाँ दे रहा है चटर्जी बनर्जी खटर्जी, अब देख रहा है तो करा कि पता नहीं व्योमेश है ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो सबसे करीब है कौन, बनर्जी, आंसर बनर्जी हो। तो देखो पहला अध्यक्ष कौन है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। संस्थापक कौन है, एओ ह्यूम। इस समय ब्रिटिश का गवर्नर कौन है, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ब्रिटिश गवर्नर कौन है, लॉर्ड डफरिन। और इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है, विलियम ग्लैडस्टोन। अब विलियम ग्लैडस्टोन का नाम भी ध्यान रखना है। तो विलियम ग्लैडस्टोन इस समय ब्रिटिश पीएम। तो आपको पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो विलियम ग्लैडस्टोन ब्रिटिश प्रधानमंत्री है। इसकी स्थापना के समय भारत के गवर्नर कौन थे, लॉर्ड डफरिन। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके संस्थापक कौन है, एलन एक्टोवियन ह्यूम, एओ ह्यूम। इसकी पहली बैठक प्रस्तावित कहां थी, पूना। पूना से कहा गया, मुंबई में चला गया। कितने लोग भाग लिए, 72 लोग। अब यही देखो पहली बैठक 85 का हो गया, तो हर साल 86-87 बैठक हो। फिर किया गया कि साल में बैठक होगा तो जगह वही की चेंज होगा। अगर कोई इमरजेंसी होगा तो विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा, विशेष बैठक भी हो सकती है, उसी में प्रस्ताव पारित हो सकती है। तो ये सब सभी प्रावधान किए गए। अभी जब बन गया तो कई लोगों के विचार आए, तुम ही कोई संस्था बनाओगे तो तरह तरह के विचार आना शुरू हो जाएगा, कोई उसको अच्छा कहेगा, कोई उसको खराब कहेगा। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर लोगों के जो विचार हैं उसको बढ़िया से समझिए। इनके विचार को एक बार हम लोग देखें, कई बार आपको विचार से ही प्रश्न आ जाएंगे। अब विचार के देखिए, एक व्यक्ति है जो भारत के प्रमुख व्यक्ति हैं, लाला लाजपत राय। दूसरा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ये दोनों मिलकर कह रहे हैं कि बदमाशी है डफरिन का। ये कोई भारतीय पार्टी वोटी नहीं बनाया, डफरिन बहुत तेज और ये डफरिन के कुराफात। ये डफरिन सोच रहा है कि हम कैसे भारतीयों को अपने साथ रखें कि विद्रोह ना हो। 1857 में इतना विद्रोह क्यों हो गया, हम भारतीयों का फीडबैक नहीं जान सकते। अगर भारतीयों की बात हमें मालूम रहेगा तो पहले ही वहां इतना सेना भेज देंगे कि सबका सेना देख के मिजाज ठंडा रहेगा। देखते हो कि खाली पुलिस को मालूम चल जाए कि यहाँ पे लड़कन कुछ कर सकता है तो देखना 10 जीप 2 गाड़ी ब्रज वाहन उतार दिया, जो सोचा भी था तो गाड़ी देके कहा कि साइड ही हो जाओ, ठीक। पता चलने के बाद तो मामला दूसरा हो जाता है, नहीं पता चला तो मामला दूसरा। अब यही चीज को तुमको समझना है। तो लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले की थ्योरी को समझो। लाला लाजपत राय कह रहे हैं कि देखो, ये मत समझना कि एओ ह्यूम कोई नादान है, वो डफरिन का ही चेला है। और एओ ह्यूम कोई अपना दिमाग नहीं लगाया, ये अपना दिमाग नहीं लगाया, ये डफरिन के दिमाग का उपज है, खुराफात है। वो अपने कैसे कहेगा कि हम संस्था बनाए, तो आदमी नहीं जुड़े। तो रिटायर्ड अधिकारी को देखा कि भारतीयों से इसकी मिलत अच्छा है तो चार्ज किया कि तुम बनाओ। क्यों चार्ज किया, तो लाला लाजपत राय कह रहे हैं कि जैसे प्रेशर कुकर देखे हो, ये प्रेशर कुकर में अब जो कहानी आप देख रहे हो वही इन्होंने कहा कि 1857 में यही हुआ। प्रेशर कुकर का मतलब ब्रिटिश साम्राज्य, ये अंग्रेज है, ये अंग्रेज है। और चावल अंदर जो चढ़ा है ये भारतीय है। भारतीयों को अंग्रेज बंद रखा है, किस लिए भाई, ताकि इसका शोषण कर सके। इसको हम पकाए सिखाएं, कुछ टेस्ट लगे, इससे कुछ हम खींचेंगे। और इसके लिए वो अलग अलग तरह की नीति अपनाता है, जो चूल्हा का आंच, कभी कहता है हड़प नीति, कभी कहता है चर्बी वाला कारतूस, कभी कहता है जमींदारी प्रथा, कभी कहता है कि ये फलाना सिस्टम। अभी बीच बीच में ये जो आंच पर चढ़ा देता है कि भारतीयों से कैसे पैसा निकले, तो भारतीय लगते हैं खोलने की कोई बात है, और खोल करके जो मारते हैं सिटी विद्रोह। बात समझिए। देखो ये लाला लाजपत राय का जो बेसिक बात है, तो बात समझ में आ रही। लाला लाजपत राय कह रहा है कि अंग्रेज अपने साम्राज्य में भारतीयों को बंद करके विभिन्न नीतियों को लागू करता है ताकि भारतीयों से अधिक धन को हम संचित करें, और इसके लिए वो जब नई नीतियों को लाता है तो भारतीय खोलते हैं और सिटी मारते हैं, विद्रोह। लेकिन कुकर रखने वाला सिटी से नहीं डरता। तो तुम्हारे घर में कुकर है तो सिटी से थोड़ी डर लगता है, और खुश होता है कि चलो सीधा हमारा वाला नियम बढ़िया हो रहा है। इसलिए अंग्रेजों को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 1857 में ऐसा सिटी मारा कि बंद ही नहीं हो रहा। ये लग, अब तुम्हारे यहाँ कुकर है और हमारे सिटी तो डर नहीं है, लेकिन ऐसा सिटी मार रहा है कि बंद ही नहीं हो रहा है। तो आंच रखेंगे कि बुझाएंगे। अब आंच बुझाने के बाद भी सिटी मार रहा है तो घर छोड़ के भागेंगे कि लगता है ब्लास्ट होगा, माहौल गड़बड़ होगा। यही 1857। लाला लाजपत राय कहते हैं कि 1857 में देखते देखते एक राजा दूसरा राजा पूरे उत्तर भारत जो फैला, ये ऐसा विद्रोह की सिटी थी कि अंग्रेज को लग गया कि कुकर फट जाएगा। और अगर कुकर फट गया मतलब ब्रिटिश साम्राज्य खत्म, भात दाल आजाद हो जाएगा। यहाँ कुकर फटने का मतलब समझ आ गया है, अंदर आजादी। और इसीलिए डफरिन बहुत तेज दिमाग का। लाला लाजपत राय कह रहे हैं कि डफरिन इतना तेज है कि वो सोच रहा है कुकर ना फटे, आंच भी देते रहे। इसके लिए सिटी के अलावे एक सेफ्टी वाल्व लगा दे ढक्कन। सेफ्टी वाल्व लगा देंगे तो अगर कोई बहुत ज्यादा आंच हो गया, वाष्प ज्यादा बन गया तो कोई बात नहीं, हमारा सेफ्टी वाल्व गल के गिर जाएगा, वाष्प निकल जाएगा, कुकर सुरक्षित होगा। और यही सेफ्टी वाल्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, और यही डफरिन खुराफात किया है उसके दिमाग का उपज। अभी कह रहे हैं कि अब क्या है, एक भारतीय लोगों को कहे कि अपना नेता चुनो, और वो नेता है भारतीयों का लेकिन ब्रिटिश बॉडी में जुड़े रहेंगे। वो नेता है इसका, जुड़े हैं उसका, और इसकी सब खबर इसको पहुंचाते रहेंगे कि वहां मामला गड़बड़ है सर, वहां लगता है ऐसे हो जाएगा, तो हमको पहले से मालूम रहेगा तो माहौल ठीक रखेगा। बहुत हम खुराफात करेंगे तो ये लोग अपने में कहेगा मेरा नेता ठीक नहीं है, नेता बदलो। जब तक नेता बदलेगा गैस निकल जाएगा। दूसरे व्यक्ति गोपाल कृष्ण गोखले ने भी सेम थ्योरी दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की जो नीतियां हैं, ये नीतियां वज्रपात की तरह है, बिजली कड़कने वाला, और भारतीयों पर बीच बीच में बिजली गिराते रहते। अब वो सोच रहे हैं कि अचानक इतना हम करेंगे तो विद्रोह इसीलिए होता है, तो इनको ऐसा करते हैं कि हम बिजली तो गिराएंगे ही, लेकिन ऐसा गिराना है ताकि हमको लाभ भी हो जाए और इनको नुकसान भी कम हो। और इसके लिए उन्होंने त्वरित चालक मॉडल दिया। त्वरित चालक का काम है कि बिजली को अपने में लेकर और नीचे भेज देना कि गिरते रहो, कोई बात नहीं है, ये लोग पर अंदर अंदर इफेक्ट करेंगे। तो दोनों लोगों को सहमत ही बताया कि डफरिन ने ही दिमाग लगाया है, एओ ह्यूम कुछ नहीं किया। और कई इतिहासकार कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा रहता तो स्वयं डफरिन ही कहता है कि अल्पसंख्यकों की संस्था, डफरिन ही कहता है कि अमीरों की संस्था। आगे वायसराय ही कई बार कांग्रेस पर रोक लगाता है कि कांग्रेस असंवैधानिक संस्था है। तो अगर इसकी संस्था होती तो रोक क्यों लगाता? तो दोनों ही पक्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको अब इसमें समझना है इंपॉर्टेंट बात। अब बताओ, कांग्रेस डफरिन के दिमाग का उपज है या कांग्रेस के लिए सेफ्टी वाल्व सिद्धांत कौन दिए? लाला लाजपत राय। क्या सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्लियर है सबका? कांग्रेस के लिए त्वरित चालक सिद्धांत कौन दिए? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने कहा कांग्रेस अल्पसंख्यकों की संस्था? जल्दी बोलिए। डफरिन, जिसके समय बना वही कह रहा है कि 72 आदमी इंडिया आबादी इतना रखा है, अल्पसंख्यक कम संख्याओं में लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। कौन कहा कि हम कांग्रेस को लड़खड़ाते देख रहे हैं और कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा? तो यह लॉर्ड कर्जन दिमाग लगा रहा है और मुस्लिम लीग की स्थापना कर रहा है, कह रहा है किसी के लोग को उधर भेज देंगे, लड़खड़ा रहा है कि जाएगा। अब सोचो 1904-5 में कांग्रेस के कह रहा है कि हम लड़खड़ाते देख रहे हैं।
और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति कहे कि कांग्रेस याचिका करने वाली संस्था है, भीख मांगने वाला, एप्लीकेशन लिखती है सेवा में श्रीमान, भीख मांगना है तुमको, और कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। कौन कह रहे हैं? बिपिन चंद्र पाल। ये लाल बाल पाल का कहना ही होगा कि कांग्रेस की नीति से नरम से कुछ नहीं होगा, बम पटकना होगा। कांग्रेस के चैम्बर में जाके वो पटकेंगे और दिखाएंगे झोला से, देख लो, और पटक देंगे तो दस्तखत करो। इस सेवा में श्रीमान से कुछ नहीं होना, और इसीलिए उन्होंने कहा कि याचिका करने वाली संस्था है। अगला स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये महात्मा गांधी स्वयं कहते हैं जब भारत आजाद होता है। भारत के आजादी के बाद गांधी कहते हैं कि कांग्रेस का उद्देश्य हो गया, अब खत्म कर दीजिए, नहीं तो फिर यही नाम से कोई पार्टी बना के वहीं से जुड़वाएगा 1885 से, और ये दुरुपयोग करते रहेगा। अब जिसको पार्टी चलाना है भाई अलग चलाओ, ये आजादी के लिए था, खत्म कर दीजिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू कहा कि नहीं, जैसे चल रहा है ये कंटिन्यू रहेगा, और वो कांग्रेस कंटिन्यू चल गई। तो आपसे पूछेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कहा कि कांग्रेस को समाप्त करना चाहिए? महात्मा गांधी। अब एक क्या कह रहे हैं कि साल में एक बार मेढक जैसा टटराने से क्या होगा? साल में एक बार मेढक जैसा टट्टर करोगे वो बैठक करके तो कुछ होना है। और ये कहने वाले कौन है? बाल गंगाधर तिलक। और उसी को एक कह रहे हैं कि सम्मेलन नहीं है, 3 दिन के तमाशा। ये लोग आएगा, खाएगा, पिएगा, नाश्ता करेगा, हुआ करेगा, जाएगा, तमाशा लगा के रखा है, कुछ नहीं करता है। और वो है अश्वनी कुमार दत्त। तो ये 3 दिन के तमाशा वाली बात समझ में आया? बैठक 3 दिन का दिखा रहा है, तमाशा इस साल भर वाली बात समझ में आया? साल भर पर बैठक होगी तो 3 दिन सब लोग जुड़ते थे। तो ये कह रहे हैं स्वयं कि 3 दिन मेढक की तरह साल भर में एक बार टटरा लोगे तो उससे क्या हो जाएगा? तो उससे कुछ नहीं होना है। तो ये सभी स्टेटमेंट आपके लिए महत्वपूर्ण। तो पहले बताओ, स्टेटमेंट दिमाग में आया? पेज में बताओ। सेफ्टी बॉल, लाला लाजपत राय, दलित चालक गोपाल कृष्ण गोखले, कांग्रेस अल्पसंख्यकों की संख्या का डफरिन, कांग्रेस को लड़खड़ाते देख रहे हैं। एक और है लॉर्ड कर्जन, याचिका करने वाली संस्था बिपिन चंद्र पाल, कांग्रेस को समाप्त करना चाहिए महात्मा गांधी, साल में एक बार मेढक की तरह हाँ बाल गंगाधर तिलक, और सम्मेलन 3 दिन के तमाशा अश्वनी कुमार दत्त। अब 2-3 से पूछ ले, बस क्लियर। बोलो, स्टेटमेंट पूछा जाएगा तो क्लियर है ना सबका? बोलो, वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराना, बाल गंगाधर तिलक। बैठ जाइए, तुम बताओ। 3 दिन का तमाशा है सम्मेलन, अश्वनी कुमार दत्त दमधाय बोलो, तुम्हें तमाशा बना दिया, दमधाय से सुनाओ। हाँ अगला बोलो, कांग्रेस को हम लड़खड़ाते देख रहे हैं महात्मा गांधी। लॉर्ड कर्जन पता नहीं है, अरे एक बार बैठ जाओ, शुरू से फिर से सुनेगा। कांग्रेस के लिए सेफ्टी बॉल थ्योरी, लाला लाजपत राय, दलित चालक गोपाल कृष्ण गोखले, 3 दिन का तमाशा अश्वनी कुमार दत्त। अब इसी में है टटराना साल भर में, बाल गंगाधर तिलक, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए महात्मा गांधी, कांग्रेस अल्पसंख्यकों की संस्था है, डफरिन, कांग्रेस को हम लड़खड़ाते देख रहे हैं। जल्दी बोलो, लॉर्ड कर्जन, कांग्रेस याचिका करने वाली संस्था है, बिपिन चंद्र पाल। अब ये बताओ, याद नहीं हो गया सबको? अब इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है, सभी स्टेटमेंट हो गए। तो अब अभी हम लोग का है स्थापना और स्टेटमेंट, तब बैठक हो। बैठक की बातों को सारांश में समझना है, और उतना ही से एक क्वेश्चन हर बार, किसी बार छूटा हुआ नहीं, तो पिछले बार का देखो, उसके पहले देखो, तो हर बार एक क्वेश्चन। तो सोचो कि इसमें 15 मिनट 20 मिनट और लगेगा, गारंटी हो जाएगा कि एक क्वेश्चन बने। तो पूरे ध्यान से केवल सुनना है। तो लिख दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, नीचे लिख दीजिए, नीचे लिखो स्थापना, लिख के डैश, स्थापना लिख के डैश, स्थापना लिख के डैश लिखिए 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885। नीचे लिख दीजिए संस्थापक, संस्थापक एलन एक्टोवियन ह्यूम, एलन एक्टोवियन ह्यूम, ब्रैकेट में एओ ह्यूम, ब्रैकेट में एओ ह्यूम। नीचे लिख दीजिए स्थापना के समय, स्थापना के समय लिख दीजिए बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, वायसराय समय हो जाएगा ना, 1858 से वायसराय हो गया, वायसराय कर दो, गवर्नर जनरल ऑब्लिक करके वायसराय कर दो। हाँ अभी समय भारत का ही है, क्योंकि 1858 में जो अधिनियम आएगा उस समय कर लेना, तो चलो कटपुट ज्यादा नहीं करो, वो एक ही हो गया। स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल ऑब्लिक करके भारत का वायसराय, दोनों ही कर लीजिए। भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। गवर्नर जनरल का मतलब ही है कि किसी के अधीन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन तक था। 1858 में महारानी के अधीन हो गया, कंपनी खत्म है, इसलिए शब्द वायसराय हो गया। वायसराय मतलब रिप्रेजेंटेटिव, और वहां से वायसराय शब्द आएगा, तो इसमें वायसराय लॉर्ड डफरिन। नीचे स्टार लगा के लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और लिखते हैं, लिखें स्थापना के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, स्थापना के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोलो कौन थे? हाँ विलियम ग्लैडस्टोन, विलियम ग्लैडस्टोन, विलियम ग्लैडस्टोन। नीचे डैश तक लिख दीजिए, इसकी प्रथम बैठक, इसकी प्रथम बैठक पूना में प्रस्तावित था, इसकी प्रथम बैठक पूना में प्रस्तावित था, परंतु वहां प्लेग फैलने के कारण, परंतु वहां प्लेग फैलने के कारण इसकी प्रथम बैठक मुंबई के, इसकी प्रथम बैठक मुंबई के गोकुलदास, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ, संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। नीचे डैश तक लिख दीजिए, इसके प्रथम अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ब्रैकेट में WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ब्रैकेट में WC बनर्जी थे, WC बनर्जी थे। नीचे डैश तक लिख दीजिए, इसका प्रारंभिक नाम, इसका प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ प्रस्तावित था,
प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ प्रस्तावित था, भारतीय राष्ट्रीय संघ प्रस्तावित था, संघ प्रस्तावित था, परंतु बोलो किनके कहने पर? दादा भाई नौरोजी के, परंतु दादा भाई नौरोजी के सलाह पर, दादा भाई नौरोजी के सलाह पर इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। साथ आना, पूरे भारत राष्ट्र के लोग साथ आइए, ठीक है, कांग्रेस का अर्थ है साथ आना, तो दादा भाई नौरोजी कह रहा है कि भारत राष्ट्र के लोग साथ आइए, वो कांग्रेस का मीनिंग हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया, नीचे डैश तक लिख दीजिए, कांग्रेस का अर्थ साथ आना होता है, चाहे तो लिख दीजिए, कांग्रेस का अर्थ साथ आना होता है। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि पूरे भारत राष्ट्र के लोग एक साथ आए हैं, क्योंकि एक का संस्था बंबई मद्रास वाला तो है नहीं, इसलिए इसका नाम उन्होंने प्रस्ताव दिया कांग्रेस, और कांग्रेस रखा गया। तो अब बताओ, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है सबका? अब कांग्रेस के बारे में लोगों की राय, तो नीचे हेडिंग दे दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में विचार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में विचार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में विचार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में विचार। चलिए नीचे लिख दीजिए, पहला नंबर देखिए, कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, डफरिन के दिमाग की उपज है, ब्रैकेट में कर लो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, ब्रैकेट में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। सेफ्टी वॉल्व क्या है समझ में आ गया सबको ना? सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, कुकर का जैसा सेफ्टी वॉल्व है उसी तरह वो चाहता है कि एक सेफ्टी हमारा रहे जिससे हम कोई भी नीति लागू करते रहे, और उसी का उपज है एओ हिम ने नहीं सोचा, लिख दीजिए डैश देके लाला लाजपत राय। आपको दोनों ही पूछेगा, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत तो लाला लाजपत राय, और एक उसके दिमाग की उपज है तो ये भी क्या है? लाला लाजपत राय। नीचे लिख दीजिए, कांग्रेस के लिए त्वरित चालक सिद्धांत, कांग्रेस के लिए त्वरित चालक सिद्धांत, त्वरित चालक सिद्धांत, त्वरित चालक भी समझ गए, बिजली गिरने से रोकने वाला, तो त्वरित चालक सिद्धांत बोलो कौन दिए? डैश देके गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। नीचे लिख दीजिए, कांग्रेस अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक ब्रैकेट में अभिजात्य की संस्था है, अल्पसंख्यक ब्रैकेट में अभिजात्य, अल्पसंख्यक ब्रैकेट में अभिजात्य की संस्था है, अभिजात्य की संस्था है, बोलो कौन है? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। नीचे डैश देके लिखिए, हम कांग्रेस को लड़खड़ाते हुए देख रहे हैं, हम कांग्रेस को लड़खड़ाते हुए देख रहे हैं, हम कांग्रेस को लड़खड़ाते हुए देख रहे हैं, बोलो कौन? लॉर्ड कर्जन। जब सांप्रदायिक रूप से इसने बांटा हिंदू मुस्लिम को तो उस समय कहता कि इसको हम अब काम खत्म कर देंगे। नीचे डैश तक लिखिए, कांग्रेस याचिका करने वाली संस्था है, कांग्रेस याचिका करने वाली संस्था है, कांग्रेस याचिका करने वाली संस्था है, बोलो कौन है? बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, कांग्रेस याचिका करने वाली संस्था है बिपिन चंद्र पाल। नीचे लिख दीजिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, बोलो कौन कहे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कहना था कि कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है। उस समय जब आजादी के बाद बैठक हुई है तो उसमें देखोगे कि आजादी के बाद, आजादी के समय जब भी कृपलानी है और आजादी के बाद पटाभी सीतारमैया है, तो पटाभी सीतारमैया में उस बैठक में है तो कहे नहीं रहना चाहिए, हम घोषणा करें खत्म का, लेकिन लोग बात नहीं माने, कंटिन्यूटी बनी। नीचे लिख दीजिए, नीचे अगला नंबर, वर्ष में एक बार, वर्ष में एक बार, वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ नहीं मिलेगा, वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ नहीं मिलेगा, वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ नहीं मिलेगा, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। नीचे डैश देखिए, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, अश्वनी कुमार दत्त, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, अश्वनी कुमार दत्त। चलो बहुत इंपॉर्टेंट, अब चलेंगे जहां से मुख्य प्रश्न आते हैं, ये सभी प्रश्न रह सकते हैं यहां से। नीचे हेडिंग दे दो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। चलिए ध्यान दें, सभी लोग को खूब बढ़िया से सुनना है, अब सुनो बढ़िया से। 2-3 चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, देखो देखने में बहुत भारी भरकम, लेकिन अब तुमको खुद ही सोचो कि एक पेज दिया है पूरे अधिवेशन का भी 1904 ही पहुंचे हैं, अगला पेज फिर होगा तो उसमें भी हम लोग पूरे 1925 ही पहुंचे हैं, अगला पेज फिर होगा तब जाके 1947 पहुंचेंगे। तो आपको अब 3 पेज याद करना वाकई टफ काम है, लेकिन सुन लीजिए, जो इसमें इंपॉर्टेंट है सब नहीं रखना है, इसमें भी इंपॉर्टेंट ही रखा हुआ है, लेकिन उसमें भी जो अति महत्वपूर्ण है वो आपको मेन ध्यान रखना है। तो 2-3 बात पहले सुनो, कुछ ऐसा होगा जिसमें डेट याद करना पड़े, बाकी में डेट की आवश्यकता नहीं, कुछ ऐसा होगा जिसमें कैमा है वो भी याद करना पड़ता है, बाकी ज्यादातर जो मुख्य निर्णय लिए गए हैं वो मेन ध्यान रखना पड़ेगा, और उसकी अध्यक्षता कौन की है। तो आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण तथ्य पे चल रहा है, हम कोशिश करेंगे 5-5 के साथ एक बार चलें तो दिमाग में आपका बैठते चला जाएगा। 85, 86, 87, 88, 89, 90 यहां तक एक बार चल रहा है, तो आपका 85 से 90 6 हो गया। एक बार हम लोग सुनेंगे, सुनो ध्यान से, बहुत ही बढ़िया बैलेंस किया गया। 85 में बैठक कहां है? मुंबई। 85 कहां है? मुंबई। 86 में कलकत्ता, ज्यादा नेता लोग कलकत्ता के थे तो 86 कहां कर दी? कलकत्ता। 87 में मद्रास। तीनों शहर हो गए, ये तीनों शहर क्लियर है। 85 कहां? 86, 87, मद्रास, तीनों शहर तो क्लियर हो गए। अब 88 में इसको इलाहाबाद ला दी,
88 में प्रयागराज, 89 में फिर मुंबई और 90 में फिर कलकत्ता। बोलो एकदम चक्रीय चला। देखो ज्यादा नहीं, शुरुआत का 6 जगह ठीक चाहिए, बाकी फिर बीच बीच में जगह ध्यान रखना है, बाकी निर्णय की अध्यक्षता में कौन है बस यही ध्यान रखना। तो पहला 6 फिर से सुनो, पहला मुंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद, पांचवा मुंबई, छठा। तो अब बताओ 85 से 90 अपने नहीं लिख दोगे, ये सब खाली मन में जो साइकोलॉजी बैठा है उसी से नहीं लिखा था। कई लड़का एक बार इतना देख लेगा ये तो जन्म में होगा, छोड़ देता। अब ध्यान दोगे तो तुमको खुद लगेगा कि नहीं एकदम कंटिन्यू है, कुछ है बंबई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद, फिर बंबई कलकत्ता, लग रहा है अगला मद्रास होगा लेकिन फिर चेंज है। तो अब ध्यान दीजिए, तो ये 6 तक क्लियर हो गया सबका। अब सुनो, पहले पहला के अध्यक्ष हैं WC बनर्जी, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इस बैठक में केवल 72 प्रतिनिधि इंडिया से भाग लिए और यह कांग्रेस की प्रथम बैठक थी। दादाजी ही तो सलाह दिए थे नाम का, तो दूसरे साल दादाजी को ही अध्यक्ष बना दिया, भाई आप ही अध्यक्ष रही। और दादा भाई नौरोजी पारसी थे और इसीलिए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष। तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। अब ध्यान दें, मद्रास वाला जो देख रहे हो बदरुद्दीन तैयब जी, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। आपसे पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। इलाहाबाद में जॉर्ज इले, और जॉर्ज इले ये प्रथम ईसाई अध्यक्ष है और पहला अंग्रेज। अंग्रेज भी 5 अध्यक्ष बनेंगे और पांचों में एक डबल रिपीट करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि रिपीट वाला कौन है और 5 बार कौन है, ये दिमाग में धीरे धीरे तुम्हारा बैठना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितने बार अंग्रेजों ने अध्यक्षता किया, तो 5 बार। अब इसमें हम लोग पूरे सभी का देखेंगे। पहला अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज इले। और तब मुंबई में विलियम बेडरबुला, ये दूसरा अंग्रेज है, बेडरबुला फिर कंटिन्यू करेगा। तो विलियम बेडरबुला, जॉर्ज इले और विलियम बेडरबुला, ये 2 लगातार अंग्रेज कर रहा है, ये भी ध्यान रखना। और इसके बाद कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता, ये दूसरे पारसी अध्यक्ष हैं। और 1890 में पहली बार मौका है महिला शामिल हुई, इसके पहले लेडीज गायब, पहली बार महिला शामिल है और वह महिला पूरे इंडिया की प्रथम स्नातक महिला है और वह है कादम्बरी गांगुली। ये प्रथम महिला है जो कांग्रेस में भाग ली। देखो कई लड़का खाली एनी बेसेंट का सरोजिनी नायडू कुछ नहीं रखता, महिला में 2 रखता है। या क्वेश्चन देगा प्रथम महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ली, चॉइस में एनी बेसेंट भी देगा, सरोजिनी नायडू भी देगा, तो उस बहुत बाद में। सरोजिनी नायडू 1925 में है, ये देखो 1890 की ही बात चल। तो 1890 में तुमको ध्यान रखना है कि कादम्बरी गांगुली जो देख रहे हो ये प्रथम महिला है, प्रथम भारत की स्नातक महिला है जो ग्रेजुएट की है और उसके बाद भाग ली, अपनी बातों को रखी। तो इसलिए 1890 वाली बात इंपॉर्टेंट है, मेन सबसे ज्यादा कादम्बरी गांगुली से। अब सुनो, अब इतना अध्यक्ष और सब में अलग अलग डेजिग्नेशन है जो ध्यान रखना है। प्रथम पारसी, प्रथम मुस्लिम, पहला अंग्रेज, दूसरा अंग्रेज और दूसरा पारसी, और पहली महिला कादम्बरी गांगुली भाग ली, प्रथम स्नातक महिला भारत की कादम्बरी गांगुली है। तो पहले 6 अभी हम पूछेंगे, ये 6 क्लियर है सबका? अब ध्यान से सुनो, तो सब कोई सुनेगा, ये सब हटा दिए, सुनते जाओगे। जो लड़के हमारे साथ ध्यान दे दिया उनको क्लियर हो जाएगा। आपको समझना है 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, ये तो क्लियर है। सुनो, अब इसकी जगह पहले लिखवाओ, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, प्रयागराज, मुंबई, कोलकाता। ये 6 तो तुम जब चाहोगे तब सेट कर दो। कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन किस शहर में हुआ? कलकत्ता। जान के पूछते कांग्रेस का 5वां सम्मेलन, डेट नहीं देगा तो परीक्षा में सेट कर लेना कि मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बंबई, माफी। अब कोई लड़का सोचेगा कि बंबई तो पहला था, 5वां हो सकता है इलाहाबाद रहे, तो आपको इसीलिए 6 का सीरीज एकदम क्लियर चाहिए। अब सुन लो जरा ध्यान से, पहला WC बनर्जी, प्रथम अध्यक्ष है, 72 लोग भाग लिए। दूसरा दादा भाई नौरोजी, प्रथम पारसी है, प्रथम पारसी है। बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम है, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम है। जॉर्ज इलो, प्रथम अंग्रेज, पहला ईसाई। वेडर बुल्सन, ये दूसरा अंग्रेज और ध्यान दीजिए दूसरा ईसाई। और लास्ट है इसमें फिरोज शाह मेहता में दिमाग क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा पारसी और प्रथम महिला कौन है? ये कादम्बरी गांगुली इसमें भाग लिया, संबोधित की। अब बताओ ये पूरे सभी 6 क्लियर है सबका? हम पूरे आपको याद करवाते हुए लिखाते चलेंगे, तो 6 तो एकदम क्लियर है सबका। अब उस स्टेप को लिखो, फिर 6 टाइम लगेगा लेकिन पूरे एकदम क्लियर हो जाएगा। तो लिख दीजिए, नीचे लिख दो, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य वाला थोड़ा बड़ा रखना, वर्ष छोटा, स्थान भी छोटा, अध्यक्ष थोड़ा बड़ा, महत्वपूर्ण तथ्य मेन बड़ा। वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए 85 से 90 जल्दी पहुंच जाइए। ऐसा छींक दे नहीं कर परीक्षा, सब जो खराब करा ले भैया है। दलील लिखो, 90 तक अपने पहुंचाओ। बदरुद्दीन तैयब जी बोलते हैं, पहले पहला नंबर लिख दो 1885 मुंबई, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, इसमें लिख दोगे प्रथम अध्यक्ष, 72 प्रतिनिधि। चलिए नीचे 1886 कोलकाता, कोलकाता, दादा भाई नौरोजी, और इधर लिख दोगे प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष। अगला नंबर लिखो 1887 मद्रास, मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, इसमें कर लो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। आपसे रिवर्स आएगा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अगला नंबर लिख दीजिए 1888 प्रयागराज या इलाहाबाद,
जॉर्ज यूले प्रथम ईसाई कॉमा प्रथम अंग्रेज भी देगा तो जॉर्ज यूले और प्रथम ईसाई भी देगा तो जॉर्ज यूले। चलिए अगला नंबर लिख दीजिए 1889 मुंबई विलियम बेडर बुला लिख दीजिए दूसरा अंग्रेज। अगला नंबर लिख दीजिए 1890 कलकत्ता फिरोज शाह मेहता दूसरा पारसी कॉमा स्टार लगा देना प्रथम महिला कादम्बिनी गांगुली का संबोधन। कादम्बिनी गांगुली प्रथम महिला का संबोधन पूछा जाएगा। प्रथम महिला जो स्नातक की भी कौन है? कादम्बिनी गांगुली। चलो ध्यान दो। इसके बाद 1892 में है इलाहाबाद अध्यक्ष फिर कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। 91 में देखो बंद नहीं है, बंद 3 बार हम लोग देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के समय बंद रहा है, तो आपको वहां पे चलना है कि एक ही व्यक्ति कंटिन्यू रह जाएंगे 5 साल। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि 1891 में नागपुर में हुआ है, लेकिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको अनावश्यक बीच में जो एकदम अनावश्यक है उसको छोड़ देंगे अभी। लेकिन इस सीरीज आपको याद होना चाहिए, ये मुंबई है और यह कलकत्ता है और यह मद्रास है और यह इलाहाबाद है और इसके बाद फिर मुंबई है। जल्दी बोलो, इसमें बी कर देते हैं, बंबई करते हैं ज्यादा अच्छा। बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, मुंबई, कलकत्ता, नागपुर, इलाहाबाद। बस इस शुरू वाला 8 इसी से रट जाना है। BCMI BCNI जब रहेगा तो कहना कि शुरू के 8 तो ऐसे ही क्लियर। बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, फिर सॉरी बंबई भी है, बंबई, कलकत्ता, नागपुर और इलाहाबाद। तो इसीलिए बोलते वही रहते BCMI BCNI शुरू वाला 8 इसी से याद हो जाएगा। शुरू का यही 2 4 5 पूछता है तो हम 8 तक करवा दिए, बाकी अब जगह नहीं रखना। जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्टार मारेगा तो रटना, नहीं तो जगह छोड़ देना। ई वाला दोनों ध्यान रख। तो पहले ही बताओ सारे बच्चे को 8 जगह क्लियर है। BCMI BCNI तो BCMI BCNI इसलिए तुमको बताया कि 91 में नागपुर, तो 8 तक एकदम क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग को नागपुर वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जगह खाली ध्यान रखना कि शुरू का 8 याद है। तो चलिए अब हम लोग ध्यान दें। अब 92 से चल रहे हैं, फिर आपका 6 चलेंगे और 6 आपका 92 93 94 95 96 और तब 99। सुनो पहले 97 98 भी कम इंपॉर्टेंट है तो छोड़ा गया है। अब सुन लीजिए सभी बच्चे को एक बार बढ़िया से हमारे साथ अब ध्यान देना है। अब इसमें जिसका बोलेंगे जगह उसी को ध्यान रखना, बाकी की जगह का काम नहीं है। 92 में बैठक पुनः इलाहाबाद, आपने खुद देखा BCMI BCNI तो फिर इलाहाबाद, और इस इलाहाबाद में पुनः अध्यक्ष फिर WC बनर्जी बनते हैं और WC बनर्जी का कैमा बार है? दूसरा बार और लास्ट हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की है? 2 बार। पहला कहां? मुंबई और दूसरा कहां? इलाहाबाद। तो WC बनर्जी जो संस्थापक है, इनसे क्वेश्चन गहराई में जाएगा तो 2 बार, दोनों जगह तुमको क्लियर होना चाहिए। तो दोनों क्लियर हो गया सबका। अब सुने 1893 में कहा है लाहौर, फिर दादा भाई नौरोजी, ये भी दोहरीकर। व्योमेश चंद्र और दादा भाई एकदम कंटिन्यू है, व्योमेश आए तो दादाजी भी आए, पहला में दूसरा, और इधर भी व्योमेश चंद्र के बाद फिर दादाजी। तो हम समझते हैं कि तुमको कंटिन्यूटी में आराम से 6 या 8 तक आ गया हो। 8 कंटिन्यू चल रहा है ना, देखना 12 एक बार हम पूछेंगे और दिमाग से 12 चलना है। और ध्यान दो 12 दिमाग में चल रहा है सबका। पहला नंबर व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, दोनों साथ चल रहा है, तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी, चौथा जॉर्ज इलो और इसके बाद बुडरबिला और तब उसके बाद फिरोज शाह मेहता, फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी और फिर दादा भाई नौरोजी। तो ये 8 नहीं कंटिन्यू है जी। अब ध्यान दीजिए दोनों ये 2 बार हो गए। मद्रास में फिर अंग्रेज आते हैं और कैमा अंग्रेज है? तीसरा अल्फ्रेड वेल, ये तीसरे अंग्रेज हो गए। तो पहला अंग्रेज जॉर्ज इलो, दूसरा वेडर बुला और तीसरा अल्फ्रेड वेल, ये 3 अंग्रेज भी क्लियर है सबका। अगला नंबर ध्यान दो, डेट पुट जगह होगा का मतलब नहीं है, तीसरा अंग्रेज बोलेगा तो बस हो गया कि अल्फ्रेड वेल बोले, दूसरा अंग्रेज जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता किया वेडर बुला हो, पहला अंग्रेज बोलेगा तो जॉर्ज इलो हो गया। इस सब जगह का जरूरत नहीं है। इसमें पुनः सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहली बार कर रहा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाल के बहुत बड़े हमारा प्रमुख जो है नेता रहे और प्रथम बार इनको पुणे में 95 में चांस मिला। 96 सबसे इंपॉर्टेंट है, डेट वगैरह सब याद चाहिए। तो जिसमें डेट बोलेंगे एकदम कंठास्ट, नहीं डेट बोल रहा है तो कोई जरूरत नहीं, अनावश्यक तुम पर दबाव नहीं देंगे। और अंतिम में जो एकदम इंपॉर्टेंट है हमको चाहिए वो एकदम कोट पर। अब 1896 इसलिए इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष और पहली बार यहां वंदे मातरम गाया गया और यह हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत है। दूसरी दोनों इंपॉर्टेंट बात, राष्ट्रीय गीत हो चाहे राष्ट्रीय गान हो, दोनों कलकत्ता में गाया जाए। गीत रहेगा तो 96 है और गान रहेगा तो 11 है। दोनों एकदम डेट कंठस्थ चाहिए हमको। डेट एकदम चाहिए, जैसे कहे राष्ट्रगान तो कहना जी 11, राष्ट्रीय गीत 1896, राष्ट्रीय अब हम कहें कि बताओ गान तो जनगणना और चाहे गीत, स्थान दोनों का कलकत्ता, क्योंकि दोनों को बैठाने वाले लोग बंगाली। तो अब दोनों का स्थान और डेट भी क्लियर हो रहा है सबका। राष्ट्रीय गीत कलकत्ता में पहली बार गाया गया और सबसे दुख की बात है, याद कैसे रहेगा, वंदे मातरम पहली बार आनंद मठ से लिया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी रचनाकार हैं, उन्होंने सन्यासी विद्रोह को अपने पुस्तक में स्थान दिया। यहाँ तीनों बात पूछता है, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी और राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र है, राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। दोनों में ध्यान रखना है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी इसे किस पुस्तक में लिखे? आनंद मठ, पुस्तक का नाम आनंद मठ। तो आनंद मठ पुस्तक में वंदे मातरम यहाँ पे उनकी रचना है। और अब यहाँ पर दिमाग में बैठाना है जो सुनो, वंदे मातरम मुस्लिम कहते हैं कि हम नहीं गाएं, हमारे शरीयत के खिलाफ। हमारा शरीयत कहता है कि कोई अल्लाह से ऊपर नहीं है और इसमें कहा जाता है कि भूमि, राष्ट्र, हमारा देश यही सबसे ऊपर है जिनको हम वंदन करते हैं, वो माता है। और सबसे दुख की बात है कि कई जगह वंदे मातरम लोग नहीं गाते और पहला सम्मेलन में जहां वंदे मातरम गाया गया मुस्लिम ही अध्यक्ष थे। तो रहम होना चाहिए और रहमतुल्लाह सयानी नाम भी है इनका। बस दिमाग यही सेट करना है, जब हम कहें वंदे मातरम तो कहिए कुछ रहम कीजिए सर, रहमतुल्लाह सयानी। कहां? कलकत्ता, डेट 96। ये बताओ एकदम डेट के साथ पूरा क्लियर है ना? जिसका फुल सेट चाहिए उसमें पूरा ध्यान रखना है, बाकी खाली सीक्वेंस, तीसरा अंग्रेज कौन है, दूसरा अंग्रेज कौन है, बस हो गया। कहां है ऐसा मतलब नहीं। अब तुमको कहे पहला अंग्रेज जॉर्ज इले, दूसरा अंग्रेज वेडर बुला, तीसरा अंग्रेज अल्फ्रेड बेल। अब कहें कि पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बोल रहा है, 1896 में कलकत्ता में गाया गया और इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी की। तो रहीमतुल्लाह सयानी भी क्लियर है सबका। अब लास्ट एक और हम लोग या 2 4 2 6 एक और चलना है। अब ध्यान दीजिए
1899 में लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष हैं। और इस समय देखो हुआ क्या है एक्चुअल में, आर्थिक नीति जब पढ़ाएंगे तो 1868 में एक व्यक्ति है दादा भाई नौरोजी, जो देख रहे लंदन भी रह रहे, और ये दादा भाई पहली बार किताब में लिख रहे हैं कि अंग्रेज पैसा लेके भागा। उसके पहले पैसा वाला बात नहीं चल रहा, अंग्रेज कह रहा है कि हम भलाई कर रहे हैं, तुम्हारा पढ़ा रहे हैं, समझ रहा तुम पर कितना कृपा कर रहा है, हम एक्ट पहले ही सलाह है कि तुम्हारे पढ़ने पर खर्च करेंगे। 1868 में इन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक किताब लिखी, दो किताब इंपॉर्टेंट, इन्हीं को देख के आगे फिर रजनी पामदत्त पुस्तक लिखे, और आर्थिक में तुमको मेन समझाएंगे। दोनों ही व्यक्ति ने एक इंपॉर्टेंट चीज पर हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि अंग्रेजों का सिस्टम एक स्पंज की तरह कार्य करता है, जो गंगा नदी से सब सोख करके टेम्स के किनारे निचोड़ रहा है। देखिए कहते हैं कि अंग्रेज वो स्पंज लेके बैठा है, स्पंज देखे हो ना, और भारत में रखता है, पैसा खींचता है और टेम्स में जाके गाड़ता है, टेम्स माने लंदन, और वहां अमीर हो रहा है और यहाँ पानी खींच के सब यहाँ गरीब हो रहा है। और उस समय इन्होंने कहा कि इंडिया की स्थिति एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया। 1868 की बात सुनो, एक भारतीय व्यक्ति साल भर में 20 रुपया कमाते थे, एक साल की बात है, महीना में 2 रुपया भी नहीं। तुमको आज घर से कहे कि लो 20 रुपया, तो फेंक भीख मांगना 20 रुपया। 1868 में एक साल के एक भारतीय का आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया। अब इसीलिए 1868 के बाद दादा भाई नौरोजी अपनी पुस्तक में लिखे, कोई बहुत वेटेज नहीं दिए, लेकिन सब लोग पढ़ के कहे कि लग रहा है सही, पहली बार ऐसा लग रहा है कि आर्थिक दोहन हो रहा है। और उस आर्थिक दोहन पर अंग्रेजों ने पहली बार उल्लेख किया इस बैठक में लखनऊ में, जहां रमेश चंद्र दत्त अध्यक्ष हैं, कि आर्थिक दोहन ये सही कह रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं। पहली बार शिकायत की भी बात चल रही है, तो अंग्रेज का कोई बड़ाई वाला संस्था चल रहा है, और पहली बार हो रहा है कि अंग्रेज हमारे सिस्टम पे दोहन कर रहा है। तो देखो यहाँ उल्टा क्वेश्चन है। अब आपसे कहें कि आर्थिक दोहन की बात कौन की? दादा भाई नौरोजी। उनके इस आर्थिक दोहन सिद्धांत पर पहली बार चर्चा कहां किया गया? लखनऊ में 1899 में। अध्यक्ष कौन है? रमेश चंद्र दत्त। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग एक चर्चा देखें कि यह भी एक महत्वपूर्ण रहा। तो अब यहां से यहां एक बार लास्ट सुने, डोमेश चंद्र बनर्जी दोबारा अध्यक्ष बने, बाकी जगह का मतलब नहीं। दादा भाई नौरोजी भी दूसरी बार उन्हीं के साथ बने। तीसरा अंग्रेज अल्फ्रेड बेल है। ये सब में भी बहुत ज्यादा हमको इधर से जरूरत नहीं है। ये 95 सुरेंद्रनाथ बनर्जी इधर बने, इनका पूरे में से कोई मतलब नहीं है, खाली ध्यान रखना कि बने हुए हैं। क्वेश्चन देगा कौन नहीं बने, अब उसमें दे देगा तुमको चॉइस में गांधी जी, चॉइस में देगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और चॉइस मान लो सी में आपको दे रहा है सुभाष चंद्र बोस, और डी में बाल गंगाधर तिलक। तो सब प्रमुख नेता सब बन गए, बाल गंगाधर तिलक नहीं बने। अब ध्यान दो, तिलक नहीं बने, कारण है कि बहुत पहले ही डेथ हो गया उनका। अब ध्यान दीजिए, 1 अगस्त 1920 को ही तिलक की मृत्यु होती। तो तिलक से 2-3 क्वेश्चन अच्छा है। तिलक कांग्रेस के सदस्य रहे, बात सुनो, नहीं बने, और पूछा क्यों जा रहा है? क्योंकि उतने बड़े व्यक्ति इसके सदस्य बने, तिलक इसके सदस्य हैं, और अंतिम रूप से भाग भी लिया 19 के बैठक। इसमें जहां 19 आएंगे ना, वहां पर ब्रेक मारना, 19 आते ही समझना कि वो तिलक अंतिम यहां भाग लिया। तो क्वेश्चन रिवर्स पूछे कि किस अधिवेशन में तिलक अंतिम रूप से भाग ली, तो आपको अपने ध्यान रखना है कि वो 19 में सर ब्रेक मारेंगे। क्यों? अगस्त 1920 में उनकी मृत्यु हो जाती। तो अब उनकी मृत्यु के साथ ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती। तो अब ध्यान से सुनेंगे, पहले अब सुन लीजिए। तो अब एक बार और लास्ट में हम लोग देख लें, एक कलकत्ता रहीमतुल्लाह सियानी जो देख रहे हो, तो पूरा का पूरा हमें याद चाहिए, बाकी आर्थिक दोहन वाला केवल लखनऊ याद चाहिए। तो एक बार लास्ट, डोमेश चंद्र बनर्जी कितने बार, उनके बाद दादा भाई नौरोजी, तीसरा अंग्रेज अल्फ्रेड बेल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक बार अध्यक्ष बने हैं। और वंदे मातरम कहां गाया गया? कलकत्ता। कब गाया गया? 1896। अध्यक्ष कौन है? रहीमतुल्लाह सियानी। तो ई वाला जो लिखेगा ना बीच में, वो रेड से लिखना, वो सब जिसका बोलेंगे कि सब इंपॉर्टेंट, तो सब रेड कर देना, बाकी सब चलते रहेगा। जिसका सब रेड रहेगा तो समझ लेना कि बस इसका टोटली रट जाना, बाकी है तो खाली दोनों रटना। बोलो क्लियर है सबका ना? लिख दीजिए फटाफट, नीचे लिख दे 1892, 1892, 1892 इलाहाबाद। 1919 में कहां होगा? अरे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, इसलिए पंजाब भागे। देखो कुछ नहीं करना है, खाली बुद्धि में सेट करो कि उस पर हाईलाइट कर रहा है, बैठक वहीं जाए। जैसे पूछेंगे 12 तो कहना 12 में बिहार राज्य की स्थापना, बैठक बिहार। उन लोग भी इंतजार करते हैं नया कहां? तो यहां। तो चलिए बात समझ रहा ना? तुमसे पूछेगा बिहार में पहला बैठक, कहना बिहार की स्थापना 12, कहना बोलाओ बिहार में हो गया 12 में। कहां? तो कहना बिहार की राजधानी पटना, तो कहना पटना आए। सब टाउन में लोग करते ही थे, तो जहां टाउन है वहां, तो धीरे-धीरे अपने बुद्धि में आ जाएगा। लिखिए 92 इलाहाबाद, डोमेश चंद्र बनर्जी, इस साइड में लिख दीजिए दूसरी और अंतिम बार। नीचे लिख दीजिए 1893 लाहौर, 1893 लाहौर, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी दूसरी बार, दूसरी बार। नीचे लिख दो 1894 मद्रास, हम क्या कर सकते हैं, लास्ट ही है मद्रास, अल्फ्रेड बेल, अल्फ्रेड बेल इस साइड में लिख दीजिए तीसरा अंग्रेज, अल्फ्रेड बेल तीसरा अंग्रेज। 1895 पूना, पूना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहली बार, सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहली बार। चलिए अगला पूरे रेड कर देना, सब एक कलर चेंज हो जाएगा, इसका टोटल याद चाहिए हमको, इसलिए टोटल का कलर चेंज और हाईलाइट कर देगा। 1896 अलग कलर से आपका चलेगा। 1896 कलकत्ता, सब याद चाहिए, टोटल इसका सीक्वेंस आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। 1896 कलकत्ता, रहीमतुल्लाह सियानी अध्यक्ष में, रहीमतुल्लाह सियानी, रहीमतुल्लाह सियानी, रहीमतुल्लाह सियानी। और लिख दीजिए पहली बार राष्ट्रगीत, पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। आपसे कभी भी पूछेगा राष्ट्रीय गीत तो वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जन गण मन। चलिए गाया गया, लिखा गया सबसे। चलिए कहीं साइड में ध्यान रखना, किसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। किस पुस्तक में है? आनंद मठ। उस पुस्तक में किस विद्रोह का वर्णन है? सन्यासी विद्रोह, बंगाल के सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। तो ये आपका वंदे मातरम से रिलेटेड उतनी बात हो गई। नीचे लिख दो 1899, अब अपना कलम फिर चेंज हो जाएगा, पूर्ववत चलेगा। 1899 लखनऊ, लखनऊ, रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त। लिख दीजिए पहली बार अंग्रेजों के आर्थिक दोहन पर चर्चा, पहली बार अंग्रेजों के आर्थिक दोहन पर चर्चा। ये आर्थिक दोहन क्या है जो क्लियर है सबका, बाकी उनकी ब्रिटिश आर्थिक नीति पढ़ाएंगे तो वहां और ज्यादा क्लियर हो। पहली बार अंग्रेजों के आर्थिक दोहन पर चर्चा। चलिए नीचे ये दोनों भी लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। लिखिए 1902 अहमदाबाद, 1902 अहमदाबाद, अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी। देखो सुरेंद्रनाथ बनर्जी कंटिन्यू चलने लगे। हाँ
एक कॉलम है ना, तो उसमें आए भाग लिए गए, लेकिन गांधी जी वाला मेन भाग कहां से आपको चलेगा? 16 से, ठीक है? 16 वाला जो भाग है वहां से कंटिन्यू, बाकी गांधी में उसको हम पाठ करेंगे। 1902 में लिख दीजिए अहमदाबाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लिख दीजिए आईसीएस परीक्षा में भारतीयों की उम्र बढ़ाने की मांग। आईसीएस परीक्षा में, इंडियन सिविल सर्विस जो चल रहे थे उसमें भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों की उम्र बढ़ाने की मांग। लगातार चल रहा, 5 में भी कर्जन ही रहेगा। नीचे लिख दीजिए 1904 बंबई, 1904 बंबई, और बंबई में ध्यान रखोगे चौथा अंग्रेज है हेनरी कॉटन, और आपसे पूछा जाए कि बताओ चौथा अंग्रेज कौन हो गया? हेनरी कॉटन, हेनरी कॉटन, हेनरी कॉटन इस साइड में कर लो, चौथा अंग्रेज, चौथा अंग्रेज। 5 अंग्रेज, 5 का नाम याद करो जल्दी। जॉर्ज इले पहला याद हो गया, बुडरबेला तीसरा नंबर जल्दी बोलो, अल्फ्रेड बेल चौथा, हेनरी कॉटन, और पांचवा बुडरबेला फिर कंटिन्यू जाएगा। तो बुडरबेला कितने बार? 2 बार। कौन अंग्रेज सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष रहा? बुडरबेला, बुडरबेला 2 बार बनेगा, और बाकी चारों का नाम ध्यान रखना है। पहला अंग्रेज जॉर्ज इलो, दूसरा बुडरबेला, तीसरा अल्फ्रेड बेल, चौथा हेनरी कॉटन, और पांचवा फिर बुडरबेला। तो बुडरबेला 2 बार, 5 अंग्रेज क्लियर है ना सबका? अब यहाँ 4 के बाद अब सुनिए, ध्यान दीजिए, कलम रख दो, 5 से हम लोग फिर कंटिन्यू चलेंगे, और ध्यान से समझना है आपको। अब यहाँ 5 से पूरे पेज को एक बार जरा ध्यान दीजिए तो क्लियर हो जाएगा। अब हम फिर चल रहे हैं 5 से लेके 10 तक, 5 से लेके 10 तक। ये सुनेंगे पहले, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जैसे ये 6 वाला बैठक एकदम पूरा का पूरा सबको एकदम याद होना चाहिए, 7 वाला बैठक पूरा का पूरा याद होना चाहिए, इसके बाद 9 में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये आपका ध्यान दीजिए 10 भी केवल ध्यान रखना कि अंतिम अंग्रेज है और कुछ नहीं। तो सुन लो, अब 2 आपको फुल लेंथ है, बाकी का केवल इधर का इवेंट है, मतलब जिसका कलर चेंज रहेगा उसमें पूरा, और बाकी में केवल इधर से इधर याद रखना और कुछ नहीं। जैसे दूसरा अंग्रेज, तीसरा अंग्रेज, पहला ईसाई, फिर इसी में पहला मुस्लिम, ये सब रिवर्स वाला खाली याद रखेगा और कुछ नहीं। अब ध्यान से सुनिए, 5 में बैठक कहां है? बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष बनते हैं। आपको याद होगा गोपाल कृष्ण गोखले का स्टेटमेंट है कि कांग्रेस त्वरित चालक जैसा काम कर रहा है, अध्यक्ष बनेंगे और कुछ चीज को रखेंगे अंग्रेज के पास, वो नहीं मानेगा तो दुख में बोलेंगे कि वो हम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए त्वरित चालक बनाया, तुम काम मेरा नहीं करता है, तुम केवल चाहता ही करें, जब नहीं काम करेंगे तो गुस्सा में सबको विचार निकलने लगे। तो अब यही हम लोग देखें, गोपाल कृष्ण गोखले, ये इसी समय बंगाल विभाजन हो चुका था, तो इस बैठक में बंगाल विभाजन की निंदा की गई। तो कार्य बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बंगाल विभाजन 5 में है, 6 इसमें उस समय जब हो गया विभाजन तभी बैठक है और इसमें निंदा की गई। 1906 में कहा है? कलकत्ता। ये अब इंपॉर्टेंट, 6 और 7 फुल लेंथ याद चाहिए। कारण है 6 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो पहली बार हम लोग स्वराज की मांग की, इसी का बड़ा रूप। 29 में हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग की, और दोनों का जगह याद चाहिए, 6 में कलकत्ता, 29 में लाहौर। 6 के अध्यक्ष दादा भाई 6 के अध्यक्ष हैं, और 29 के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अब सुन लो, दोनों ही स्टेप आपको क्लियर है, उधर आपके हो गए जवाहरलाल नेहरू और इधर है दादा भाई नौरोजी। और 6 में आपको दिमाग में रखना है स्वराज की मांग, 29 में पूर्ण स्वराज की मांग। स्वराज और पूर्ण स्वराज समझते हो ना? आगे मॉडर्न में मेन पढ़ोगे स्वराज और पूर्ण स्वराज। एक पूर्ण का मतलब पूरा। अब कैसे घर में शादी ब्याह हुआ तो आएगी तो कुछ दिनों में कहेगी कि तो हमरो राज चाहिए ना, कि सब चाबी आप ही रखिएगा, कुछ राज चाहिए, अभी कुछ चाबी दीजिए, कुछ एकागो मल कह दीजिए, ज्यादा नहीं खोजे। फिर 10-15 साल होगा तब कहेंगे पूर्ण स्वराज, हिस्सा बांटो। पूर्ण स्वराज माने एकदम हमको आजादी चाहिए, हम अधीन नहीं रहे। तो जिस समय पूर्ण की बात होगी तो समझना कि बस कंप्लीट चाहते हैं स्वतंत्र। स्वराज का मतलब आप ही रहिए, कुछ मेरा राज भी चाहिए। तो ये ध्यान दें, दोनों बातें। तो क्वेश्चन दोनों लास्ट बार, स्वराज की मांग 1906 बंगाल विभाजन के बाद कहां? कलकत्ता, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 जगह लाहौर, अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखो डबल लिंक वाला होगा तो एक साथ दोनों सुनेंगे तो अच्छा है, फिर वहां भी कंटिन्यू करेंगे। यही बंगाल विभाजन होने से 6 के बैठक में ही बहुत गर्मा गर्मी रहा, लेकिन चूंकि दादा भाई अध्यक्ष थे तो लोग बर्दाश्त किए, क्योंकि बहुत वयोवृद्ध वाले व्यक्ति, तो इसीलिए इनके समय थोड़ा गुस्सा में स्वराज सब किए कि हमको अपना राज चाहिए, ये चाहिए, बैठक पार लग गए। 7 में जब बैठक हुई तो रास बिहारी बोस पर जूता चप्पल फेंक दिए लोग। 7 का बैठक एकदम हंगामा हो गया, कैसे चिट्ठी लिखने से काम चलेगा? इतना चिट्ठी लिख रहे हैं 5 से ही लगातार, निंदा कर रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहा है, बंगाल विभाजन कर दिया। अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि तो हम लोग यही करेंगे ना, तो इन पर उधर से चप्पल फेंक दिया गया। अब जब चप्पल फेंक दिया गया तो ये बताओ, अध्यक्ष पर ही चप्पल है तो घटना बहुत बड़ी हो गई। अब अध्यक्ष ने साफ कहा कि जिनको बम गोली करना है वो हमसे अलग हो जाए, जिनको हम पर विश्वास है कि चिट्ठी एप्लीकेशन है हम लोग वही करें। और उसमें एक गुट पूरे लाला लाजपत राय इस सब नेतृत्व में बाहर हो गए कि चलो जी, जो हम लोग इस पर नहीं मानते, चलो। बहुत सारे लोग निकल गए और उन लोगों को अलग बैठक करने लगे, और कांग्रेस 2 भाग हो गया, नरम दल और गरम दल। और वही गरम दल के 3 नेता लाल बाल पाल, ये तीनों बाहर किए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। और ये लाल बाल पाल के जो चेला चटिया भगत सिंह और बाकी लोग पहुंचे, ये सब लोग के चेला चटिया है, ये लोग इधर से चार्ज करेंगे, उन लोग उधर डिस्चार्ज करेंगे। तो अब वो कहानी गरम पंथ में समझोगे तो पहली बार सूरत में, बैठक ध्यान रखना, सूरत में कांग्रेस 2 भागों में बट गया, इसको सूरत फूट के नाम से जान। तो तुमको जब कहेगा कांग्रेस कब बटा, तो कहना कि किसी सूरत में बटना नहीं चाहिए था लेकिन बट गया इस सूरत में। बात समझ लो, किसी सूरत में बटना नहीं चाहिए था लेकिन सूरत में बट गया। कब? तो कहना 5 में निंदा, 6 में दादा भाई आया तो बर्दाश्त किया, लेकिन 7 में तो भाई बटेगी। बोलो, ये 6-7 दोनों एकदम फुल डेट क्लियर है सबका? जिसमें चाहिए पूरा क्लियर, हमको पूरा चाहिए, बाकी बीच में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 9 में पहली बार ऐसा हुआ कि सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, उसकी निंदा की गई। लॉर्ड कर्जन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लॉर्ड मार्ले और मिंटो सुधार अधिनियम आता है, और मार्ले मिंटो से पहली बार बांट दिया गया हिंदू और मुस्लिम। ये जो सांप्रदायिकता का बीज रोकने वाला है मिंटो, तो आपको कर्जन तो शुरुआत करेगा, ई वाला मेन है जहां से एकदम बिल्कुल डिवाइड करेगा। अल्पसंख्यकों के लिए अलग से हो जाएगा कि उनके पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। ये पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो देख रहे हो, इसका मतलब क्या है? केवल मुस्लिम खड़ा होंगे, मुस्लिम वोट देंगे, सिख खड़ा होंगे, सिख वोट देंगे। आप केवल सिद्ध कीजिए कि हम अल्पसंख्यक है, सीट रिजर्व हो, और वहां केवल आप वोट देंगे, बाकी लोग खाली दिन देखेगा कि वो लोग का इलेक्शन चल। ये डिजाइन देखो यहाँ पर किया हुआ है, बांटने का उपाय मेन है, और इसीलिए इसकी निंदा की जाती। 10 में ये अंतिम वेडर बुला जो देख रहे हो, 5वां अंग्रेज है, अंतिम है। और वेडर बुला कितने बार बना? 2 बार। अच्छा क्वेश्चन आएगा, कौन अंग्रेज सबसे अधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? वेडर बुला, पहला अंग्रेज जो अध्यक्ष रहे, जॉर्ज इलो। तो ये बताओ यहाँ तक का फेस क्लियर? हमें बाकी से मतलब नहीं है, 2 वाला क्लियर है कि नहीं? 6 में स्वराज और एक 7 में कांग्रेस नरम और गरम में विभाजन, 6 में बैठक कलकत्ता और 7 में सूरत। क्लियर है सबका? लिख दीजिए जल्दी से। 5 1905 बनारस, 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इस साइड में लिख दीजिए। बंगाल विभाजन की निंदा, बंगाल विभाजन की निंदा। चलिए 1906 में कलम चेंज करेंगे, पूरा कंप्लीट उसका अलग कलर होना चाहिए। 6 और 7 ये दोनों का एक कलर जाएगा, पूरा का पूरा याद करना है। लिख दीजिए 1906 कलर चेंज करके 1906 कलकत्ता,
कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और इस साइड में लिख दो पहली बार स्वराज की मांग, स्वराज को अंडरलाइन कर दे, पहली बार स्वराज की मांग, पहली बार स्वराज की मांग। सब पढ़ेंगे हम लोग, गांधी जी आ जाएंगे तब। नीचे लिख दीजिए 1907, इसका भी कलर चेंज ही रखेंगे। नीचे लिख दीजिए सूरत, सूरत रास बिहारी बोस, सूरत में रास बिहारी बोस। और इस बैठक में बड़ा हंगामेदार बैठक रहा। और इस साइड में लिख दो कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित, कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित, कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित। चलिए कलर चेंज कर लीजिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 1909 लाहौर, लाहौर मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। इस साइड में लिख दो सांप्रदायिक निर्वाचन की निंदा, सांप्रदायिक निर्वाचन की निंदा, सांप्रदायिक निर्वाचन की निंदा। मतलब कहीं सीट रिजर्व करके केवल उसी को वोट देंगे, ये पृथक निर्वाचन है, इसी को सांप्रदायिक निर्वाचन कहते हैं। और उसी के कारण देखेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी जी रूस के चले आए, तो ये डिटेल वहां पे पढ़ोगे गांधी की कहानी में। नीचे लिख दीजिए 1910, 1910 इलाहाबाद, 1910 इलाहाबाद। और यह हो गया फिर से विलियम वेडरबुला, विलियम वेडरबुला, वेडरबुला लिख दीजिए। पांचवें और अंतिम बार अंग्रेज अध्यक्ष, पांचवें और अंतिम बार अंग्रेज अध्यक्ष, पांचवें और अंतिम बार अंग्रेज अध्यक्ष। अंग्रेज में क्या पांचवा, वेडरबुला दो बार। चलिए तो अब ये बताओ 10 तक क्लियर हो गया। सुन लो अब 11 12 सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने आप देख रहे हो इस सब में अब सुन लीजिए, यहाँ पे 11 12 16 17 एक ही कलर से चलेगा, एकदम अचानक बीच में लगेगा कि क्या कलर चेंज कैसे हो गया। फुल लेंथ सबका याद चाहिए। और सुन लीजिए एकदम ध्यान दोगे तो क्लियर होते जाएगा, तुरंत याद भी हो जाएगा। देखिए 1911 में फिर बैठक कहां है, कलकत्ता। पुरनका याद करो 1896 कलकत्ता, 1911 कलकत्ता, 1896 के अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सियानी और 1911 के अध्यक्ष पंडित बिशम नारायण दत्त। वहां राष्ट्रगीत था और यहाँ राष्ट्रगान है। दिमाग में कैसे रखोगे, आपको ध्यान रखना है बंगाल विभाजन रद्द 1911, भारत की राजधानी दिल्ली। और इसी कारण से रविंद्रनाथ टैगोर ने जो स्वागत गान बैठाया था जन गण मन 11 में गाया गया। बोलो दिमाग में सेट हो गया। राष्ट्रीय गीत कहेंगे तो 1896, राष्ट्रीय गान कहेंगे 1911, कहना बंगाल विभाजन रद्द 1911 में, दोनों कलकत्ता में। उधर थे अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सियानी, इधर अध्यक्ष पंडित बिशम नारायण दत्त। बोलो ये दोनों क्लियर है सबका। अब सुनिए 12 कांग्रेस तलाशते रहते थे कि कहां चलना है, तो 12 में बिहार राज्य की स्थापना हुई, तो कहे चलिए बिहार नया नया बना हम लोग वहीं कर देते हैं, वहां के लोग भी एक्टिव हो जाए। देखिए एकदम सिंपल चीज है, तो आपको डेट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 12 के बाद 10 साल बाद फिर बिहार आए 22 में, और बिहार में 2 सम्मेलन हुए। दोनों ध्यान रखोगे, एक 12 में कहे बिहार चलिए, क्यों बिहार राज्य की स्थापना, कहे कि बिहार में कहां, तो कहे गांव में मत चलिए, राजधानी कहां है तो पटना, पटना चलिए। और पटना में तो गांधी मैदान एकदम टाउन में चलिए, बाकीपुर गोलघर के पास कहीं सा बाकीपुर, तो पटना में कहा तो बाकीपुर। और पटना में इनके अध्यक्ष कौन हुए, माधोलकर, तो पटना में अध्यक्ष माधोलकर। 10 साल बाद 22 में गया, और गया में अध्यक्ष चितरंजन दास। देखो बिहार के स्टेप दोनों ठीक रखना है। बिहार में कांग्रेस के कितने सम्मेलन, 2, एक स्थापना के साथ 12, एक 10 साल बाद 22, तो 12 22 सेट हो गया। 12 में पटना, 22 में गया, पटना में माधोलकर और 22 गया में चितरंजन दास। क्या दोनों के अध्यक्ष पूरा क्लियर है ना। तो अब ये बताओ 11 12 क्लियर हो गया। ये 16 पहली बार गांधी जी विधिवत भाग ले रहे हैं एक्टिव रोल में। और यहां पर ध्यान रखना है 16 का अधिवेशन लखनऊ में इंपॉर्टेंट है। अंबिका चरण जो अध्यक्ष है बहुत बढ़िया रोल लिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक किए, और नरम गरम भी एक हुआ। अभी नरम गरम बटा था ना, फिर दोनों बैठ के कह रहे हैं कि हम लोग अपने में फुटेगा फिर लाभ ले, आइए मिल के यहीं रहते हैं। और इसलिए पूछेगा नरम गरम एक, तो 16 लखनऊ अधिवेशन। फिर आपको कहेगा कि जल्दी बताओ मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक, 16 लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस पहली बार भाग, विधिवत भाग 16 लखनऊ अधिवेशन। इसी में तुमको याद होगा चंपारण सत्याग्रह में यहां से किसान गए थे राजकुमार शुक्ल और संत राउत की कहानी, डिटेल आपको सुनाया। अब यहां पे आपको ध्यान आ गया कि 16 में लखनऊ कौन है, अंबिका चरण मजूमदार। कुछ नहीं ध्यान रखना, बस इतना ही कि 16 में सब एक हो रहे हैं, कांग्रेस भी एक, मुस्लिम लीग भी एक। क्यों, गांधी जी के चरण आ गया। बस चरण ध्यान रखेगा तो उतने में मत याद रहे अंबिका, और फिर इधर वाला मजूमदार, चरण भी याद रखेगा। 16 लखनऊ एक हुए, क्यों चरण आया है। देखो चरण कौन है, मार दिया ठीक। बोलो जी 11 12 16 क्लियर है सबका। अब इंपॉर्टेंट 17 25 और 22 ये सब इंपॉर्टेंट, और इसीलिए इसमें आपको पूरे का पूरे दिमाग में सेट करना है। 17 की बैठक कहां है, कलकत्ता। पहली बार महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी, अभी तक महिला अध्यक्ष नहीं बनी। अब दिमाग में बैठा, महिला पहली बार बोली कादम्बरी गांगुली, तो वो जिस समय बोली अध्यक्ष कौन थे, फिरोज शाह मेहता। कैमा नंबर, जल्दी बोलो, कैमा छठा, 6 को सिखाया था ना जी, 2 अंग्रेज के बाद देखे थे वो बने थे, तो छठा नंबर में थे। अब हम लोगों को ध्यान रखना है 90 में पहली बार कादम्बरी गांगुली आए। अब तो देखो ये सब क्या है, सुन लो, इन सभी से फायदा क्या उठाते हैं, किस बच्चे को लाभ हो, जो बच्चे मेंस में बैठो और मेंस में निबंध आए और निबंध में महिलाओं की बात आए, तो उस समय मॉडर्न काल जैसे ही आओगे तो वहां चर्चा करोगे कि प्रथम महिला कादम्बरी गांगुली 1890 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेकर महिलाओं को भारत में जगाने और नए रास्ते दिखाने का कार्य की। तुम ऐसा लिखोगे कि जांचे वाला कहेगा कि वो कादम्बरी गांगुली से ही चल रहा है। और तब इधर एनी बेसेंट आएगी, सरोजिनी नायडू आएगी, नलिनी सेन आएगी, एक पैराग्राफ मिजाज से कहोगे कि एकदम इस पर लिखेंगे, और तब फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये सब जितना देख रहे हो ना, तुम्हारा एक मटेरियल है जो केवल यूज करने के लिए आगे सिखाया जाए। अब जिन बच्चों के पास मटेरियल ही नहीं है, तो जान ही नहीं रहा कि कौन कहां, तो निबंध में खाली बैठेगा, मुंह फाड़ ले रहेगा, कथा सुन के सत्यान समझ जाएगा। अरे टीचर कोई हिंदी के आएंगे तो थोड़ा तुमको इतना इतिहास जाएगा, वो अपनी दुनिया पर आएंगे तो तुमको क्या है ना, उनके स्ट्रक्चर को केवल सीखना है, बाकी यूज करने में तुम जो विषयों को ले रहे हो उसको चलना। इसलिए निबंध में हम खुद 15 दिन रख रहे हैं कि उसके बाद जो इधर वाला सिस्टम है ना, वो इसको कहां डालना, वो भी चार्ज करना जरूरी है, नहीं तो इनपुट ही नहीं हो पाएगा। तो आपको अभी जो नाम सुना रहा है पहले उसको एकदम पचाते जाना है। तो आप बताओ पहली बार महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। दुखद बात है कि एनी बेसेंट इंडियन नहीं है, आयरलैंड की। तो क्वेश्चन आएगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू, फिर एनी बेसेंट नहीं हो, और एनी बेसेंट महिला अध्यक्ष है, भारतीय नहीं है, आयरलैंड की है। और कब भाग लिया, 17, तो 17 में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। लाइन क्लियर हो गया। तो अब ये बताओ, ये जितना चारों देखे, चारों कंप्लीट हमको याद चाहिए। तो 11 कलकत्ता बिशम नारायण दत्त जन गण मन, 12
बांकीपुर, माधोलकर पहली बार बिहार में, 16 लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार एक हुए, 17 कलकत्ता एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। अब बताओ इस पे अगर हम पर्दा लगा दें तो केवल डेट करने से बाकी सिस्टम याद है? बोल दो जरा। 11 में बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो गया? अच्छा पूछ ही लेते हैं, देख लें। चलो 11 बोलिए। जन गण मन, बहुत सुंदर। कहा? कलकत्ता अध्यक्ष पंडित विषम नारायण दत्त। 12 बिहार पटना बांकीपुर अध्यक्ष माधवेलकर पहली बार बिहार में। 16 लखनऊ कांग्रेस एक हुए, मुस्लिम लीग एक हुए और अंबिका चरण मजूमदार। 17 कलकत्ता और एनी बेसेंट प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बैठ जाइए। एकदम सब टन चहिए रे, एकदम पूछे तो निकले कि एकदम फुल लेंथ क्लियर है, तब जाके क्लियर। तो इस चारों का कलर चेंज, एक ही कलर से चारों एक कलर से चलना, चारों इंपॉर्टेंट है। लिख दीजिए 1911 कलकत्ता पंडित विषम नारायण दत्त। 1911 कलकत्ता पंडित विषम नारायण दत्त। और इस साइड में लिख दो पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया। पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया। राष्ट्रगीत कहेगा तो 1896, दोनों का जगह कलकत्ता। राष्ट्रगीत में रहीमतुल्लाह सियानी और राष्ट्रगान में पंडित विषम नारायण दत्त, दोनों दिमाग में बैठा के रखना। नीचे लिख दीजिए 1912, इसका भी कलर चेंज वाला ही रखना। 1912 बांकीपुर माधोलकर बांकीपुर में पटना नीचे कर देना, पहले का बांकीपुर सोच के पता नहीं कहां पहुंचे हुए। हाँ बांकीपुर में पटना कर देना और लिख दीजिए पहला अधिवेशन बिहार में। 12 क्यों चुना गया दिमाग में आ गया? क्योंकि 12 में बिहार राज्य की स्थापना है और इसलिए 12 और 10 साल बाद 22 में गया, दोनों दिमाग में सेट रखना। नीचे लिखो 16 लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार। इस साइड में लिख दीजिए नरम दल गरम दल एक हुए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुए। नरम दल और गरम दल एक हुए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुए। चलिए नीचे लिख दीजिए 1917 लिख दीजिए कलकत्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट नीचे आयरलैंड कर देंगे और इस साइड में कर देंगे प्रथम महिला अध्यक्ष। चलिए अब कलम रखो। एक बार अब सीधे 18 से 25 तक सीधे चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस। जैसे एनी बेसेंट वैसे ही सरोजिनी नायडू। अब आपका एनी बेसेंट कहां है? कलकत्ता, सरोजिनी नायडू कानपुर और यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। आपसे पूछा जाएगा, दोनों क्वेश्चन ध्यान रखो। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट 17 कलकत्ता और सरोजिनी नायडू 25 कानपुर, दोनों ही कैसे हैं? एक कलकत्ता में है और एक कानपुर में है, दोनों दिमाग में आ गया सबका। अब यहां सुनते जाएं, 22 वाला पूरा याद चाहिए। क्यों? 22 में कहां है? गया चितरंजन दास, 12 में पटना, 22 में गया, 12 में माधोलकर, 22 में चितरंजन दास और बिहार में दूसरा और अंतिम बार। बिहार में 2 ही बार हुआ है। ये बताओ सारे बच्चे 22 और 25 क्लियर है सबका? अब बहुत महत्वपूर्ण सुनिए, यहां पर 20 के अधिवेशन नागपुर का ये स्पेशल अधिवेशन है। जब असहयोग पढ़ाएंगे तो 20 में 2 अधिवेशन की बात ले। पहला मुख्य अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित नहीं हो, तो वहां पे देखोगे वहां असहयोग पर डिटेल उसकी चर्चा होगी। अभी सुनो, जिसमें असहयोग आंदोलन पारित किया गया वो था नागपुर अधिवेशन, और नागपुर अधिवेशन एक विशेष अधिवेशन है जिसके अध्यक्ष विजय राघवाचारी हैं और यही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो असहयोग में इस पर पूरा डिटेल होगा, लेकिन अब सुनिए यहां पे कंडीशन क्या है। असहयोग आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था, आप पढ़ोगे तो आश्चर्य होगा, एकदम फुल क्लियर फुल स्लेट, लोगों को आनंद आ रहे थे। और उसमें गांधी जी ब्रेक मार दिए 5 फरवरी 1922 की घटना से और 12 फरवरी 1922 को कहे रुको आंदोलन खत्म। तो सब नेता गुस्सा गए और 22 में गया में जब पहुंचे, चितरंजन दास अध्यक्ष हैं, सबसे ज्यादा गुस्सा रहा गांधी जी पे। कारण शुरुआत में गांधी जी प्रस्ताव लाए थे तो उनका फेल हो गया और नागपुर वाला में चितरंजन दास प्रस्ताव लाए थे तो गांधी जी मिलकर सब पास किया। अंग्रेज पहले पूछा कि आंदोलन शुरू कौन किया है, तो चितरंजन दास, उन्हीं को पहले जेल भेजा और गांधी जी ब्रेक मारे। अब एकदम बहुत गुस्सा में कि आप तो जेल भी नहीं गए, हम लोग जेल में हैं, हम लोग को लग रहा है चले और आप ब्रेक क्यों मार दी। अब हम अलग पार्टी बनाएंगे और जितने लोग इनके पक्ष में थे, स्वराज दल देखोगे आगे पार्टी बनाएंगे, सब मोतीलाल नेहरू से लेकर जितने वृद्ध नेता है सब चल दिए चितरंजन दास की तरफ। गांधी जी बेचारे अब शांत है, अकेले हैं, 23 के बैठक तो पार लगाए, 24 में नेता नहीं है, पूरे चारों तरफ बैठक में देख रहे हैं कि अध्यक्ष कौन, सब कह रहा है आप ही बनिए। इंपॉर्टेंट नेता स्वराज दल में भागा, कोई है नहीं, तो इसी को कहा गया मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, कोई है ही नहीं। बात समझो रे, 24 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 24 में एक मजबूरी है कि जितने नेता हैं वो किधर भागे हुए, सुनोगे, जितने नेता हैं वो किधर भागे हुए हैं? स्वराज दल, सब स्वराज दल में गए हुए हैं, कोई है नहीं। और यही कर्नाटक में बैठक हो रही है, दक्षिण में बेलगांव, और बेलगांव के बैठक में जब कोई नहीं है तो मजबूरी में इन्हीं को, कभी नहीं चाहते थे अध्यक्ष बने, लेकिन सब कहा जी कोई नहीं, सब तो नया प्रेशर बैच के लड़के, तो इसीलिए आप ही ठीक है। तो गांधी सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने और ध्यान रखना कि 22 में गया से सब नेता लोग 23 में चल दिए, तो मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। 24 में कर्नाटक के बेलगांव। तो ये बताओ 24 भी एकदम क्लियर हो गया सबका? अब ध्यान दीजिए, यहां पर पूरा क्लियर हो गया। अब यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब नहीं है, केवल एक नजर सुनना। हमको मेन नागपुर चाहिए, असहयोग का प्रस्ताव पारित है, विजय राघवाचारी इंपॉर्टेंट है। 22 को एकदम गया, दूसरा इंपॉर्टेंट, फिर 24 बेलगांव, गांधी जी एक ही बार अध्यक्ष बने इसलिए इंपॉर्टेंट, और 25 प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, 17 और 25 महिलाओं के नाम, फिर अंतिम एक नलिनी सेनगुप्ता आएंगे तो एक और महिला चलोगे, बस काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब सुन लीजिए, पहले अब ध्यान से समझें। 18 में कहा है दिल्ली, मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बने हैं, लेकिन बनना था बाल गंगाधर तिलक। तिलक इस समय जेल भेजे गए और इसीलिए तिलक नहीं है, केस के सिलसिले में लंदन गए हैं, तो तिलक नहीं है, अध्यक्ष उन्हीं को बनना था और मजबूरी में कौन बने हैं? मदन मोहन मालवीय। 19 में ये कहा है अमृतसर, और अमृतसर के मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष हैं और इसी बैठक में अंतिम बार भाग लिए तिलक। तो आपसे पूछा जाएगा तिलक अंतिम बार कांग्रेस में किस अधिवेशन में भाग लिए? अमृतसर। दिमाग में सेट रहेगा 19 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसीलिए कांग्रेस का बैठक वहीं होता था जहां हलचल होते थे, और इस बार हलचल पंजाब में है तो लोग अमृतसर में मीटिंग की। देखिए हलचल से तुमको समझ में आ गया, जब बोलेंगे 19 में क्या है भाई जलियांवाला, कहां? तो पंजाब, तो बैठक पंजाब, 24 में अमृतसर, मार दे।
और इसमें अंतिम रूप से वो भाग लिए। इसमें जलियांवाला का निंदा किया जाएगा, नॉर्मल फिनोमेना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 23 वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 23 में भी आपको खुद मालूम है 22 के बाद सब नेता गायब, नेता ही नहीं। तो 23 में गांधी जी को अब अकेले बच रहे हैं, सब छोड़ के चल गए। तो ये काकीनाडा कर्नाटक में बैठक किए, मौलाना मोहम्मद अली चुने गए, कोई निष्कर्ष उसका कुछ नहीं आया। तो फिर 23 में स्पेशल अधिवेशन इनको बुलाना पड़ा और वो दिल्ली में हुआ। और पूरे में सबसे कम उम्र के, अभी तक कोई 20-25 साल 35 साल के लोग नहीं बनते थे अध्यक्ष, का मतलब है कि 50 पार 60 पार, और पहली बार 35 साल के एक लड़के को अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि 50 पार वाले सब स्वराज दल में, इसीलिए इनको बनाया गया। और यही है सबसे कम उम्र के, सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले अध्यक्ष, जिनका नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब ये जो तुम देख रहे हो विशेष अधिवेशन, 23 में दो अधिवेशन, एक अधिवेशन कहां है काकीनाडा और दूसरा कहां है दिल्ली। दिल्ली वाले में, विशेष वाले में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनाए गए। दोनों काकीनाडा और दिल्ली दोनों यहां पर तुमको दिमाग में सेट रखना है। 23 तो अब जल्दी से हम लोग ध्यान दें, हमको याद चाहिए 20, 22, 24, 25। 20 फटाफट। 20 में कहा नागपुर विजय राघवाचारी, इसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। कौन प्रस्ताव लाए, वो सब चर्चा असहयोग। अब 20 के बाद 22 में सभी बच्चे को क्लियर हो गया, बिहार के गया और अंतिम चितरंजन दास अध्यक्ष। 24 कर्नाटक बेलगांव गांधी जी पहली बार अध्यक्ष। 25 कहां है कर्नाटक, सॉरी कानपुर, और कानपुर में यहां हो गए। और इसमें ध्यान रखना सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। क्या लाइन क्लियर है सबका? जल्दी 25 तक आइए, उसके बाद एक पेज और, तब खत्म हो जाएगा कांग्रेस। इतना पच गया जिसको, तो समझो कि एकदम एक अंक की गारंटी है, समझ रहा ना। तो इसमें अरे नालायक हर एक बुंद से घड़ा भरेगा, और वही तुम्हारा एक एक अंक तुम्हारे महत्वपूर्ण है। अभी नहीं कि सर इतना ना, इसमें करेगा क्या, जो लाल से लिखा हुआ वही पूछेगा, भारी नहीं पूछता। बीपीएससी का क्वेश्चन देखो तो हर साल के क्वेश्चन, अरे इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चन सुनाएंगे पिछले साल, उसके पहले साल तो मुस्कुराओगे कि झूठ ना इतना किए। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि केवल क्रिकेट रख दें, अंदर भी तो आ सकता है, इसलिए बढ़िया से ड्रिल मशीन से उसको छेद करके और टाइट करना ज्यादा सुरक्षित। चलिए लिख दीजिए जल्दी से, नीचे लिखो 1918 दिल्ली, 1918 दिल्ली अध्यक्ष में लिख दीजिए पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय इस साइड में लिख दीजिए। बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष प्रस्तावित थे, तिलक अध्यक्ष बने नहीं है, लेकिन बनने के लिए प्रस्तावित थे। 18 में लंदन गए, नहीं बन पाए, 19 में आए, 20 में खत्म हो गया, 20 में मर गए। तो तिलक अध्यक्ष प्रस्तावित थे, परंतु किस सिलसिले में लंदन गए हुए थे, किस सिलसिले में लंदन गए हुए थे। चलिए 1919 अमृतसर, 1919 अमृतसर मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू इस साइड में लिख दीजिए। तिलक अंतिम रूप से भाग लिए, तिलक अंतिम बार भाग लिए, अंतिम बार भाग लिए। बाकी तो जलियांवाला सब तो आ ही जाएगा, निंदा घटना होगा तो उससे आ जाएगा। नीचे लिख दो कलर चेंज करके 1920, कलर चेंज कर दीजिए 1920 नागपुर, नागपुर विजय राघवाचारी, विजय राघवाचारी इस साइड में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित। इसके बाकी सबका प्रस्ताव वहां चलेंगे, जब आंदोलन शुरू होगा वहां डिटेल चलेंगे। नीचे लिख दो कलर चेंज कर लीजिए सिंपल में ही 1921 अहमदाबाद, 1921 अहमदाबाद अध्यक्ष में लिख दीजिए अजमल खां, अजमल खां, अजमल खां इस साइड में कर लीजिए। चितरंजन दास निर्धारित थे, परंतु जेल में रहने के कारण नहीं बने। इस समय चितरंजन दास जेल में है। बैठक के लास्ट में हो जाता था कि अगली बैठक कहां होगी, अध्यक्ष कौन बनेंगे, पूर्व निर्धारित होता था। उसी में जो व्यक्ति उस निर्धारित समय में नहीं है तो वो दूसरे फिर बनाए जाएंगे। चितरंजन दास निर्धारित थे, परंतु जेल में रहने के कारण नहीं बने। चलिए 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर चेंज कर दीजिए। 22 आपका कलर चेंज कर दें। 1922 गया, 1922 गया चितरंजन दास, चितरंजन दास इस साइड में लिख दीजिए। बिहार में दूसरी और अंतिम बार बैठक, बिहार में दूसरी और अंतिम बार बैठक, दूसरी और अंतिम बार बैठक। चलिए 1923, 23 में दो बैठक कर लेंगे। एक बैठक कहां है काकीनाडा, एक काकीनाडा कहां है कर्नाटक, और दूसरा विशेष बैठक कहां है दिल्ली। इसमें दो जगह कर लोगे, एक काकीनाडा और एक दिल्ली। विशेष अधिवेशन दिल्ली में है। काकीनाडा में कौन है अध्यक्ष, मौलाना मोहम्मद अली, काकीनाडा वाला में लिख दीजिएगा मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली। और दिल्ली वाला में लिख दीजिए मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम। और इस साइड में लिख दीजिए सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में मौलाना अबुल कलाम अध्यक्ष बने, सबसे कम उम्र में मौलाना अबुल कलाम अध्यक्ष बने। अब ये बनने का कारण तो आप समझ गए हैं, क्योंकि 22 के बैठक के बाद नेता नहीं है, तो एक बार तो पार लगा दिया। 24 में गांधी जी को स्वयं आना पड़ेगा, तो कलर चेंज कर लीजिए 1924 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1924 बेलगांव ब्रैकेट में कर्नाटक, 1924 बेलगांव कर्नाटक, कर्नाटक अध्यक्ष में लिख दीजिए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इस साइड में लिख दीजिए पहली और अंतिम बार, महात्मा गांधी पहली और अंतिम बार, पहली और अंतिम बार। चलिए उसी कलर से, मतलब इंपॉर्टेंट भी है 1925, 1925 कानपुर फुल लेंथ सब याद चाहिए, जिसका कलर चेंज है एकदम फुल लेंथ याद चाहिए तुमको। 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। और इस साइड में लिख दीजिए दूसरी महिला, और लिखो ना गलती का काटने लगा था, दूसरी महिला कॉमा प्रथम भारतीय महिला, दूसरी महिला कॉमा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। आपको दूसरी महिला बोलेगा तो यही होंगे, प्रथम लिख दिया और कहेगा दूसरी कौन है,
प्रथम महिला, सॉरी दूसरी महिला, और इसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। सुन ले अब तो इधर समझो कि बस मेन आत्मा थोड़ा सा और है। अच्छा है कि 39 में द्वितीय विश्व शुरू हो गया तो 45 तक बैठक नहीं हुई, नहीं तो तुम लोग का हालत और खराब होता। तो एक बार बढ़िया से सुनो। अब मेन लास्ट वाला फेज जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सुनेंगे ठीक से। ये लाहौर अधिवेशन पहले ही सुनाए हैं और पूरा याद चाहिए। दोनों बात याद करो, पहली बार स्वराज की मांग 1906, एकदम एक एक बात ध्यान देगा। स्वराज की मांग 1906, कहां? कलकत्ता। अध्यक्ष कौन? दादा भाई नौरोजी। और प्रथम बार पूर्ण स्वराज की मांग 1929, कहां? लाहौर। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ये बात तो एकदम क्लियर है सबका। अब ध्यान दीजिए, 31 में कहां है? कराची। वल्लभ भाई पटेल बने हैं, मौलिक अधिकार पर चर्चा की है। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, खाली ध्यान रखना है, पटेल जी बन गए। बोलो क्लियर है सबका? अब 33 जो देख रहे हो इंपॉर्टेंट, अंतिम महिला बनी है कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, 17, 25, 33। बस तीनों ध्यान रखना। जब हम बोले महिला तो कहना सर एकदम डेट याद हो गया, 17, 25, 33। पहला 90 में भाग ली थी कादम्बनी गांगुली, तो बोलो 1890, 1917, 1925 और 1933। 1917 में एनी बेसेंट, 25 में सरोजिनी नायडू और 33 में नलिनी सेन गुप्ता। तो ये अंतिम महिला है जो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ली। तो बोलो ये क्लियर है सबका? इंपॉर्टेंट हो गया। अगला सुनिए, 34 में अधिवेशन का है बंबई, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं और कांग्रेस के 50 वर्ष पूरे हो गए। तो 50वां वाला बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछेगा, जान के कुछ नहीं करेगा, कहेगा कांग्रेस के 50वां वर्षगांठ निम्नलिखित में अधिवेशन कहां मनाया? तो आपको ध्यान रखना है कि बंबई में, और इसके अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद थोड़ा माइल्ड में बैठक एकदम नॉर्मल लेके बढ़िया से निकालते थे। कुछ लोग बहुत हाई फाई वाले गर्म वाले थे, कुछ लोग एकदम ठंडा वाले थे, कुछ लोग नॉर्मल वाले थे, थोड़ा नॉर्मल वाले। अब 36 में बैठक है लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हैं। समाजवाद की घोषणा इंपॉर्टेंट नहीं है। 37, 38, 39 एकदम ऑन टिप चाहिए। मेन क्वेश्चन यहां है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जिसमें 37 में पहली बार इतना दिन का हो गया, तब पहली बार कह रहे हैं कि गांव में भी रखिए, शहर का आनंद तो बहुत ले। देखिए पहली बार 37 में सोचो लोग गांव जा रहे हैं, उसके पहले केवल टाउन है, और पहला गांव है फैजपुर बंगाल में, और वहीं पहली बार गांव में हुआ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता। तो क्वेश्चन आएगा, कांग्रेस की पहली बैठक गांव में कहां हुई? फैजपुर। फैजपुर कहां है? पश्चिम बंगाल। और इसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ये मेन केवल गांव से इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष इसके इंपॉर्टेंट नहीं। अब 38, 39 का पूरा पूरा पहली बार एक व्यक्ति देख रहे हो, सुभाष चंद्र बोस। ये ध्यान दीजिए, आईसीएस पास करके एसपी बने थे। एसपी आईसीएस इंडियन सिविल सेवा पास की उस जमाने, उसके बाद एसपी बने। लंदन में ट्रेनिंग होती थी, एसपी का ट्रेनिंग लंदन में ली और पूरे एसपी पोस्ट पर प्रस्थापित हुए इंडिया। और एसपी जो बना हुआ है वो व्यक्ति सोचो राजनीति में आएगा, कितना हर्ष की बात। 1922 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो वेल्स के राजकुमार इंडिया आते हैं और उसमें यह स्टेटमेंट देते हैं कि बहुत सब गड़बड़ अंग्रेज कर रहा है। एसपी होकर अंग्रेज का, और अंग्रेज की शिकायत की तो नौकरी से इनको डिसमिस कर दिया गया कि तुम ट्रेनिंग लिया लंदन में और लंदन का कोई बुद्धि नहीं है। और 22 से सोचो नौकरी में नहीं, लेकिन एसपी वाला पावर है, एसपी वाला जुनून है, सब चीज है। 22 से सोचो राजनीति में है, संटिंग में है। पहली बार 38 में हरिपुरा गुजरात में इनको अध्यक्ष बनाया गया। तो ये माइक पर जब बोलना शुरू किया तो केवल तालियां ही लगती रही। लगा लोगों को कि ऐसा व्यक्ति अभी तक नहीं, इनको कहां छिपाए रखे थे, ये तो पहले से भी चाहिए था इनका। और इसीलिए तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट ये जो देख रहे हो हरिपुरा, ये पूछा जाएगा तो 38 का हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस जो अध्यक्ष बने, तो इसमें बहुत ही बढ़िया इनकी अध्यक्षता हुई, और ये गुजरात में। 39 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है, इसमें सबसे ज्यादा मेन थोड़ा डाउन थे गांधी जी। देखिए कि भाई बैठक में नॉर्मल भाषण चाहिए, इतना चार्ज काय के लिए कर दिया? बैठक मतलब बैठक है, नॉर्मल बोलिए, एकदम पूरा, कई लोग होते हैं एकदम पूरा फुल गियर में चले जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति गांधी जी के देखे कि कांग्रेस का इतिहास लिखे थे पट्टाभी सीतारमैया, और गांधी उस किताब से बड़ा प्रभावित थे कि बहुत बढ़िया आपने कांग्रेस के इतिहास पर लिखा। और इसीलिए गांधी क्या किए, त्रिपुरी में जब बैठक शुरू हुई तो इन्होंने कहा कि पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष बने। लेकिन बाकी जितने लोग आए हुए थे कहे पट्टाभी, फिर से एक बार बनवाइए तो जरा उन्हीं को सुभाष चंद्र बोस, ये बनेगा तब ताली मारने में मजा आता है। बैठक में आप ही बनिए, आप अब लीजिए। गांधी कह रहे हैं पट्टाभी सीतारमैया, और लोग इतना दिन से नहीं सुने थे, तो सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं सुभाष चंद्र बोस। अब अक्सर यही होता था कि सब मिल के एक व्यक्ति चुन दिए तो लोग चुप होते थे, अध्यक्ष वही होते। पहली बार ऐसा हुआ कि दो नाम चला। गांधी पट्टाभी को पीठ ठोक रहा है कि अरे भाई कांग्रेस मेरी संस्था है, आप उठिए ना, हम कह दिए तो सब लोग मानेंगे, सब मेरे ही है। और पट्टाभी सीतारमैया भी फॉर्म में आके गांधी जी बोले, और इधर से कई लोग उसका के सुभाष चंद्र बोस को भी खड़ा कर दिया, खुद ही एसपी है, रिटायरमेंट मतलब जो है पद से भले हटे हुए, ट्रेनिंग तो लिए हुए। और इसके कारण अब देखिए पहला ऐसा त्रिपुरी में संकट आ गया, इसको त्रिपुरी संकट का एक संकट आ गया कि अब अध्यक्ष कौन, तो गांधी को भी कहना पड़ा कि चुनाव करा लीजिए। निश्चित थे कि सारे लोग मेरे हैं, इलेक्शन होगा अपने ठंडा हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। और ये का इलेक्शन हुआ तो सुभाष चंद्र बोस का ही सब वोट हो गया, गांधी जी के पट्टाभी सीतारमैया को कोई वोट ही नहीं दे रहा, और सुभाष चंद्र बोस वोटिंग से जीत गए तो अध्यक्ष उनको बनना है। अब अध्यक्ष जैसे ही बनने के लिए गए, गांधी जी एकदम गुस्सा में आ गए। गांधी जी माइक लेके कह रहे हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है, कोई व्यक्तिगत, हम इसको खड़ा किए, इसको कौन जानते थे, ये नहीं हारा है, हम हार गए। और गांधी जी एकदम इतना आग बबूला हो गए कि सुभाष चंद्र बोस कह के तो जाइए ना अध्यक्ष नहीं बनेंगे, रिजाइन देते हैं, हम एसपी से रिजाइन देते, देरी नहीं लगा, इसमें क्या लगा। अब सोच लीजिए गांधी जी के इन बातों से सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने हुए हैं और रिजाइन दे दिए, और यहीं से गुस्सा में आके सुभाष चंद्र बोस कहा कि मेरी अलग पार्टी होगी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए, और कहा हम इंडिया में भी नहीं रहेंगे, हम खुद एसपी वाला ट्रेनिंग लिया है, हिटलर से मिलने जर्मनी गए और जापान से सेना लेकर अटैक किया कि ट्रेनिंग हम फुल लिए हुए। बात समझिए, यहाँ से सुभाष चंद्र बोस की टर्निंग होती है। तो इसीलिए त्रिपुरी संकट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब संकट का तो मेन दौर आया, जीता हुआ कैंडिडेट रिजाइन मार दिया, गांधी जी रूस के बैठे हुए हैं, कैंडिडेट हारा हुआ है, तो बाकी लोग कह रहे हैं भाई बैठको कीजिएगा, केसी खत्म कीजिए। अभी तो देखिए बड़ा नौटंकी हो गया जी। अंतिम में सबसे कहा गया कि इनको, तो सबसे ठंडा में थे राजेंद्र बाबू, कहा गया इन्हीं को अध्यक्ष बना दिया। और तब ये देखिए राजेंद्र प्रसाद ये अध्यक्ष बने त्रिपुरी में। तो त्रिपुरी संकट उनको पूरा डिटेल क्वेश्चन है। गांधी जी का कैंडिडेट कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस खड़ा है, उन्हीं को जिता दिया गया, लेकिन जितने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आप पूछेगा त्रिपुरी में अध्यक्षता किसने किया? जान के दोनों नाम देता है, दोनों देता है, चॉइस में देगा पट्टाभी सीतारमैया, बी में देगा सुभाष चंद्र बोस, सी में राजेंद्र प्रसाद। तो अध्यक्षता कौन की? राजेंद्र प्रसाद। बोलो त्रिपुरी संकट क्लियर है सबका? और बहुत जब बदमाश सेटर रहता है तो पूछ देगा त्रिपुरी कहां? हाँ, बदमाश सेटर के भी बदमाशी रहता है। तो तीनों गांव फैजपुर और हरिपुरा और त्रिपुरी। फैजपुर पहला गांव में बैठक बंगाल, हरिपुरा गुजरात, पहली बार सुभाष चंद्र बोस, त्रिपुरी मध्य प्रदेश। इसका संकट तो आपने सुन लिया। अब सुन लीजिए 40 में ये बैठक अब इंपॉर्टेंट है। 40 अंतिम बैठक है झारखंड रामगढ़ हजारीबाग में, और इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद जो देख रहे हो सबसे कम उम्र में भी अध्यक्ष बने थे और फिर से अध्यक्ष बनते हैं। और इनका भाग्य कहिए, किस्मत कहिए, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस की बैठक ही नहीं हो रही है। 40, 41, 42, 43, 44 बैठक ही नहीं।
और जब बैठक ही नहीं हो रही है तो हुआ कि अध्यक्ष आप हैं ही तो बैठक नहीं हो रहा तो कंटिन्यू कीजिए। और इसीलिए पूछा जाता है सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना आजाद। कारण बैठक ही नहीं हुई है। कारण समझ गए क्यों है? और दूसरा भारतीयों का एक कारण और था, ये वही समय है जिस समय अली जिन्ना कह रहा है मुस्लिमों के लिए अलग देश चाहिए, मुस्लिमों की अलग पार्टी मुस्लिम लीग है। और जब जब वायसराय कहता था कि कांग्रेस आइए और मुस्लिम लीग आइए तो कांग्रेस जान के मुस्लिम अध्यक्ष छोड़े हुए था कि कांग्रेस आइए तो मुस्लिम को भेजो, और उधर से मुस्लिम लीग मुस्लिम आए। अब जिन्ना कहता था कि मुस्लिमों की अलग पार्टी है तो मौलाना आजाद कहते थे कि हम मुस्लिम नहीं है, अलग पार्टी है। ये एक गेम था कांग्रेस। और इसी कारण कई बार पिनक पिनक के जिन्ना भागेगा। जब आप पढ़ोगे ना तो उधर देखोगे कि जिन्ना कई बार बैठक में जाएगा और कहेगा मुस्लिम का अलग पार्टी है, ये कहेंगे तो हम कौन है? मुस्लिमों का कोई अलग पार्टी सर नहीं है, देखिए कांग्रेस में मुस्लिम हम ही अध्यक्ष हैं और क्या करना? जिन्ना उठ के वहां से चल देगा कि जाओ तुम नहीं करेंगे। तो अब इतना बढ़िया कैंडिडेट मिला हुआ है जिन्ना के लिए तो कांग्रेस को क्या जरूरत है हटाने? तो क्यों नहीं हटा रहे? बात समझ गए? सब कह के बस चुपचाप चलने दीजिए, एकदम बढ़िया मोड़ आया हुआ है, कंटिन्यू रहेगा तो बढ़िया लोहा को लोहा काटेगा। बोलो स्टेप क्लियर है सबका? तो सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना आजाद। और ये देखो 46 से 47, 46 में बैठक है मेरठ, अध्यक्ष यही कंटिन्यू है जेबी कृपलानी। बीपीएससी पूछ चुका है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दूसरे अध्यक्ष कौन हुए? पट्टाभी सीतारमैया। बहुत दिन से गांधी जी छटपटा रहे थे। गांधी जी वाला कहानी सुन लिया ना, तो पट्टाभी सीतारमैया। इसलिए देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जेबी कृपलानी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दूसरा अध्यक्ष कौन थे? तो पट्टाभी सीतारमैया। दूसरा भी पूछता है, बीपीएससी आजकल दूसरे पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, इसलिए पिछला बैच में हम कृपलानी जी को छोड़ दिए थे, आ चुका था। देखिए दूसरा पूछेगा तो थोड़ा सा नाम तो ऐसे ही याद है पट्टाभी सीतारमैया। क्यों? गांधी जी वाला संकट त्रिपुरी संकट सुन लिए। अब यहां से हम लोगों को कुछ बातें चलेगी और बस 2-3 बात के बाद कंप्लीट खत्म हो जाए। हाँ बोलिए। हाँ 48-49 दोनों रहे कौन? पट्टाभी सीतारमैया। 48 में यही अध्यक्ष रहे, राजेंद्र प्रसाद नहीं है। राजेंद्र प्रसाद तो सिर्फ बने कहां? त्रिपुरी संकट। और त्रिपुरी संकट के बाद उनका 39 में। अब इसमें जल्दी से फटाफट इसको लिख दीजिए, कलर चेंज कर लो। कलर चेंज में ही लिखिए 1929 वही रेट सही लिखना। 1929 लाहौर बोला जाए अध्यक्ष का। वही अध्यक्ष का काम है कि बैठ गए जैसे हम हैं, अब बाकी लोग बैठे हुए हैं तो हुजूरी वाला दिक्कत है, प्रस्ताव ये चीज है। अध्यक्ष बोलेंगे कि हाँ जी बाकी लोग बोलिए, तो बोलना अध्यक्ष बने जैसे हम टीचर हैं तो आपके सभा काम अध्यक्ष। बिना अध्यक्ष के कैसे कोई बोले? जैसे हाथी चलाने के लिए पहलवान चाहिए तो सभा चलाने के लिए अध्यक्ष चाहिए। हाथी के ऊपर पहलवान बैठेगा तो चलो मुड़ो रुको, तो इसी सभा को चलो रुको बोलो छुट्टी कौन बोलेगा? अध्यक्ष। अध्यक्ष का मतलब समझ गया? जब तुम पूछा अध्यक्ष तो समझना जैसे हाथी का पहलवान सभा का अध्यक्ष, सेम ड्यूटी। लिख दीजिए 1929 लाहौर। लाहौर कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग। स्वराज और पूर्ण स्वराज दोनों क्लियर है ना? 6 और 29। चलिए नीचे ब्लू से लिख दीजिए, ये आपका सिंपल लाइन है। 1931 कराची। इनका केवल पूछा जाएगा वल्लभ भाई पटेल कहां अध्यक्ष बने हैं? तो कराची। 1931 कराची। कराची। वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल इस साइड में लिख दीजिए। मौलिक अधिकार पर चर्चा। मौलिक अधिकार पर चर्चा। आप लोग बहुत बढ़िया से रहो, इसलिए हम काफी स्थिर से पढ़ा रहे हैं। अगर वही प्रिंट रहता ना तो फुल गियर डाल देते, फिर इतना टाइम देते हैं हम। लिखते जाओ घर समझते रहना, गौतम मुझे जैसा ज्ञान मिलेगा है ना, तो सीधा निकाल देते। लेकिन देखे कि नहीं सीख रहा है बढ़िया से, जितना टाइम कल हमें आश्चर्य हुआ कि उतना लंबा समय तक मैक्सिमम बच्चे सब बैठ के पढ़े, तो उससे हमको लगा कि नहीं सब सीखना चाह रहा था। हमारा भी तो उद्देश्य कि तुम अर्जुन बनोगे तभी हम द्रोणाचार्य बने, तुम रिजल्ट दोगे तभी ना होगा। और जब थकावट जैसा लगता है तो लगता है कि नहीं इसमें कई लोग रिजल्ट दे रहा है और तभी हम फॉर्म में रहेंगे, तो थकावट दूर हो जाता है। और ऐसे लगे कि सब खा के ऐसे ही करेगा, बेगारी है, हम भी बेगारी करते हैं। अब उसमें लगता है कि रिजल्ट देगा ही लोग, तो तुम्हारे इसके रिजल्ट आए तो उसी के लिए तो हम भी घर से चलते। तो इसलिए तुम लोग का नहीं तो कांग्रेस में इतना टाइम लगाते हैं हम, कांग्रेस पर 1.5 घंटा का स्टेप, लेकिन हम देखें कि धीरे चलेंगे तो चूंकि बहुत फैक्ट है ना, इसको फैक्ट को पचाना मुश्किल होता है। अब इसमें धीरे धीरे आप जो बोले मंत्री में को बंधन मारेंगे तो कहोगे कि फुल टावर एकदम भर रहा, अब एकदम क्लियर हो गया हमारा। तो नीचे चलिए कराची वाला लिखा गया सबका। चलिए 33 में रेड पेन से लिख दीजिए 1933 कलकत्ता। 1933 कलकत्ता। नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता लिख दीजिए, तीसरी और अंतिम महिला अध्यक्ष। नलिनी सेन गुप्ता तीसरी और अंतिम महिला अध्यक्ष। तीसरी और अंतिम महिला अध्यक्ष। चलिए लिख दीजिए रेड से ही 1934 बंबई। बंबई राजेंद्र प्रसाद। और इस साइड में लिख दीजिए कांग्रेस स्थापना के 50 वर्ष। ये 50 वर्ष आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कांग्रेस स्थापना के 50 वर्ष। चलिए ब्लू पेन से लिख दीजिए 1936 लखनऊ। 1936 लखनऊ। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। समाजवाद की घोषणा। समाजवाद की घोषणा। समाजवाद की घोषणा। नीचे लिख दीजिए 1937। 1937 फैजपुर ब्रैकेट में बंगाल। फैजपुर बंगाल। रेड पेन से लिखना, फैजपुर इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू लिख दीजिए प्रथम बैठक गांव में। प्रथम बैठक गांव में। प्रथम बैठक गांव में। नीचे ये भी डबल स्टार लगा दीजिएगा रेड से। 38-39 दोनों इंपॉर्टेंट है। 38 में लिख दीजिए 1938 रेड से ही हरिपुरा। हरिपुरा गुजरात। हरिपुरा गुजरात। अध्यक्ष लिख दीजिए सुभाष चंद्र बोस पहली बार। सुभाष चंद्र बोस इस साइड में लिख दीजिए पहली बार। पूछेगा सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष कहां बने? हरिपुरा में। 38। चलिए नीचे लिख दीजिए इसको भी रेड पेन से 1939 त्रिपुरी बगल में घेर दीजिएगा मध्य प्रदेश। नीचे लिख दीजिएगा अध्यक्ष का संकट। त्रिपुरी में अध्यक्ष का संकट नीचे कर दीजिएगा तो संकट ध्यान आएगा। इस संकट किसके बीच हो गया? पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच। लिख दीजिए अध्यक्ष में राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी मध्य प्रदेश अध्यक्ष संकट। नीचे लिख दीजिए राजेंद्र प्रसाद। इस साइड में लिख दीजिए पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया डैश डैश सुभाष चंद्र बोस। पट्टाभी सीतारमैया डैश सुभाष चंद्र बोस। बस इतना से समझ में आ जाएगा तुमको। पट्टाभी सीतारमैया किनके कैंडिडेट है? गांधी जी का कैंडिडेट। चलिए नीचे लिख दो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी रेट से कंटिन्यू कीजिए। 1940 40 लिख दीजिए रामगढ़ हजारीबाग। 40 रामगढ़ हजारीबाग। हजारीबाग अध्यक्ष में लिख दीजिए मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद।
मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस साइड में लिख दीजिए सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष। क्यों लंबे समय तक है? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, 5 साल तक कोई बैठक नहीं हुई। चलिए नीचे लिख दीजिए 1946 मेरठ, 1946 मेरठ। जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी लिख दीजिए इस साइड में स्वतंत्रता के समय भारत के अध्यक्ष, स्वतंत्रता के समय भारत के अध्यक्ष, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कर दो। भारत का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। नीचे लिख दीजिए डैश देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दूसरे अध्यक्ष। कॉलम बनाए हुए तो लिख 48 49 तो सही चल जाएगा। 1948 49 लिख दीजिए जयपुर। ये बैठक कहां है? जयपुर, जयपुर। और लिख दीजिए पट्टाभी सीतारमैया, जयपुर पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। और इस साइड में कर लीजिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दूसरे अध्यक्ष, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दूसरे अध्यक्ष। तो भारी कंजूस है, सब पन्ने पर चली है। महीन महीन लिख के जो है ना खाने में खाली एनर्जी लगाएगा, पर लिखने में नहीं लगाएगा। पूरा लिख तो एकदम बढ़िया से फाइल करके लिखो जरा। चलो सुनेगा अब तेजी में बताएं, सुन लीजिए तेजी में इसका वाइंड अप कर रहा है। 3 महिला 17 25 33 याद आ रहा है? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नलिनी सेन गुप्ता, कलकत्ता कलकत्ता कानपुर। नहीं याद हो गया जी? डेट, महिला का नाम और ये पूरा क्लियर। और सुन लीजिए दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, 2 बार बिहार, पटना गया 1912 22, माधोलकर चितरंजन दास, ये भी याद हो गया? तो अब सुन लो, अब जल्दी से स्वराज पूर्ण स्वराज 1906 1929 कलकत्ता लाहौर, उधर दादा भाई नौरोजी, बोलो जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही बढ़िया। इसी प्रकार से देखिए जो वाइंड अप है, ये वाइंड अप केवल करेगा तो अपने से पूरे स्क्रिप्ट तुम्हारा बन जाएगा और फिर लगेगा कि हाँ एकदम क्लियर, पहला ईसाई, पहला मुस्लिम, पहला पारसी, तो सब पूरे लाइनअप रहेगा सबका ना। अब एक नजर केवल घर पे देखोगे, जो रेड वाला है सुन लो, जो रेड वाला है उसको अलग एक पन्ना पे कर लोगे, उतना परीक्षा के दिन देख के जाना, बस क्लियर हो जाएगा। नीचे हेडिंग दो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। हेडिंग दीजिए पन्ना गिनने में तो लगा है पन्ना, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन लिखते जाओ। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन 6-7 दिन में लगेगा कि पैसा वसूल हो गया, समझ रहा ना? सामाजिक तो नहीं लग रहा, तो उतना पैसा देते खाली 6 घंटा हम ही बैठेंगे, तुमको दे देंगे कि पढ़ी तो बोलते रहो खड़ा रहना। तो तुम उतना पैसे देंगे तो तुमको दे देते हैं 5000, कहेंगे कि 1 महीना नहीं 8 महीना तक तुमको खड़ा रखे और एवरेज निकालो तो ओवरऑल 3 घंटा होता है डेली बोलना, या नॉन स्टॉप 8 घंटा खड़ा रखे बोल। तो अभी लग रहा है ना कि हाँ सर हम बोल ही देंगे, वो घर में एक बार रिहर्सल मार लेना चाहिए, तो कितना तुम बोल लेगा खड़ा रहेगा वो एक दिन में पता चल जाएगा। वो लगेगा कि जो है संभव नहीं है, वो फिर वही वाला बात लगेगा कि हाँ प्रैक्टिकली नहीं होगा। तो चलिए नीचे वही का तैयार है कि दीजिए सर हमको, तो तैयार है तो कल से तुमको तुम्ही को बुलवाएंगे हम फिर। लिखिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। चलिए सुन ले अब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में पहले हम लोग समझेंगे, इसमें थोड़ा समझना ज्यादा है और तब इस पे वर्क करेंगे। देखो सबसे कम मेहनत में अगर एक अंक है तो इसी सेक्शन से सामाजिक धार्मिक सुधार और आर्थिक नीति, इससे एक प्रस्ताव का निश्चित रहेगा और सबसे कम मेहनत में बन जाएगा। तो पहले इसमें थोड़ा सा नोट कर लीजिए और तब समझाने का काम करेंगे। नीचे लिख दीजिए राजा राम मोहन राय, नीचे हेडिंग दे दो राजा राम मोहन राय, हेडिंग दीजिए राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। नीचे डैश देके लिख दो आधुनिक भारत के पिता, राजा राम मोहन राय डैश देके आधुनिक भारत के पिता, कॉमा देके लिख दीजिए नव प्रभात के तारा, नव प्रभात के तारा, नव प्रभात के तारा, नव प्रभात के तारा, नव प्रभात के तारा। नीचे डैश देखिए या कॉमा देके लिख दो नव जागरण के अग्रदूत, नव जागरण के अग्रदूत, नव जागरण के अग्रदूत। चलो सुनो कलम रख दीजिए, केवल हेडिंग दिला ताकि आपका लैब अब नए स्टेप की ओर चले। सुनिए अब जिन बच्चों के द्वारा पहला सिर्फ 5 मिनट ध्यान दिया जाएगा तो इस लेसन की मूल बातें समझ में आ जाएगी। 5 मिनट ध्यान नहीं दोगे तो मूल बातें क्लियर नहीं रहेगी। तो पहले सुन लीजिए, कहां गया जल्दी चल रहा, उसके बाद झुको कॉपी दिया वही ठीक है। तो चलो अरे दिखाई तो दे रहा लेकिन चलेगा ना, ऑनलाइन वाला कभी भी ट्रिप कर जाएगा 10-15 मिनट का बैकअप है उसका। सुनो अभी खूब बढ़िया गैप मिलेगा, आधे घंटे 45 मिनट का, क्योंकि सुबह बुलाया खा पी कहीं चलना है, तो घबराओ मत, अभी बस पढ़ते जाओ, ये वाला सिस्टम कर लो और फिर उसके बाद चलना। सुनो अरे अभी नहीं जैसा बाहर है उसमें खाना खाना, जिसमें गैप देंगे उसमें पढ़ते रहना, कुछ लिखा है लो लिखने दो। उल्टा बुद्धि वाला कई लोग रहता है, तो कई लोग को जब समझा रहे तो उसको खाना याद आएगा, जिस समय कहेंगे जब खाने का गैप है तो कुछ लिखा दिया तो खाने चले गए। तो समझो पहले ठीक से। देखिए स्टेप अब सुन लीजिए 10 मिनट को बढ़िया से सुनो। भारत में पहले स्थिति क्या थी? जब हिस्ट्री आपने पढ़ा तो ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल अच्छी स्थिति में है। इस समय सब चीज सही, सब चीज सही का मतलब है कि उत्तर वैदिक काल आते आते आश्रम व्यवस्था है, 4 आश्रम में जीवन है, 25 साल ब्रह्मचर्य जीवन है कि 25 साल तक विवाह शादी आवश्यक नहीं, कोई बाल विवाह नहीं, महिलाओं की स्थिति अच्छी है, कई विदुषी महिला अपाला घोषा अपर्णा गार्गी मैत्रेयी गंधर्व ग्रीता, ये सब नाम आपने सुना है। तो ये सभी जो आपने नाम सुना ये सभी क्या है? तो आपने देखा कि एक विदुषी महिला है, बस रख के तुम जाओ, ये फिर मैं हम भी वहीं पर कुछ खींचेंगे। चलो सुनो अब तो ध्यान दे, यहाँ पर समझो। अब प्राचीन काल में हाँ पानी है का है ये समझ रहा है कि कुछ विटामिन विटामिन आया का। सुनो अब तो अरे प्राचीन भारत में ये बताया क्या महिलाएं पढ़ सकती थी? पढ़ सकती थी। प्राचीन काल में महिलाएं पढ़ना ही छोड़ दो, सभा और समिति राज दरबार में भाग ले सकती थी। अब सोचिए महिलाओं का बाहर निकलना, भाग लेना, पढ़ना, बाल विवाह नहीं है, यहाँ तक कि विधवाओं को विवाह का भी अधिकार है। नहीं विवाह करना है तो संतान प्राप्ति के लिए पर पुरुष के साथ भी रह सकती है, जिसको नियोग कहते हैं, वो भी अधिकार है। विधवा का भी कोई संतान होता है तो समाज उसको अच्छा ही कहेगा कि बेचारी को जीवन का एक सहारा मिल गया, गलत नहीं देखेगा। इतना पावर पहले से। जात पात की बात करें तो ऋग्वेद में 4 जात है, वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, लेकिन जहां शुरुआत है वेद में वहां कोई भेदभाव नहीं है। ये जात व्यवस्था कर्म आधारित है और कोई व्यक्ति जात चेंज कर सकता था कि कौन जाता है तो पढ़ने लिखने का काम तो ब्राह्मण, बॉर्डर लाइन और सुरक्षा का काम तो क्षत्रिय, दुकानदारी खेती तो वैश्य, सेवा करें तो शूद्र। एक ही घर में सब जाते हैं। कोई पूछता था कौन जाता है तो बाबूजी ब्राह्मण है, 2 भाई क्षत्रिय, 1 भाई वैश्य। और फ्लेक्सिबल है, आप कौन जाता है तो क्षत्रिय, पर साल तो हम भी वही 23 साल से वैसे हो। ये फ्लेक्सिबल है। अब बताओ इस तरह की जहां जाति व्यवस्था होगी क्या लगता है कुछ छुआछूत होगा? नहीं। जब जिसको जिसमें मर्जी चेंज करो तो कोई छुआछूत नहीं है, किसी प्रकार का हिंदू धर्म के स्टार्टिंग में खराबी नहीं।
मध्यकाल आते आते भारत भी डार्क एज में चला गया, जैसे वर्ल्ड चला गया, विश्व में भी अंधकार का युग, और पूरे विश्व में अंधकार का युग 15वीं शताब्दी में अंधकार का युग खत्म होकर पुनर्जागरण शुरू हुआ, प्रबोधन शुरू हुआ। देखो यूरोप में भी शुरू और भारत में भी शुरू, ये एक पुनर्जागरण है। ये जो अभी तुम सुनने जा रहे हो, ये भारतीय पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है कि भारतीय फिर से जागो। तुम जगे हुए थे, सो चुके हो, और इसीलिए भारतीय पुनर्जागरण कहें तो समझना कि वो सोया हुआ हो गया, पहले जगा हुआ था, फिर से जगाया जा। वही तरह से यूरोप में भी पुनर्जागरण है, लेकिन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? यूरोप का जो पुनर्जागरण है उसमें लोग जगेंगे तो रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे, भौगोलिक खोज होगा, मशीनों का खोज होगा। भारत के पुनर्जागरण में खोज नहीं, भारत के पुनर्जागरण में समाज में सुधार होगा, धर्म में सुधार होगा, इसमें रिसर्च नहीं। इसीलिए इस पुनर्जागरण का स्पेशली नाम सामाजिक धार्मिक सुधार है। धर्मों पर ध्यान देना। यूरोपीय पुनर्जागरण और भारतीय पुनर्जागरण में बेसिक डिफरेंस है। यूरोपीय पुनर्जागरण को केवल सामाजिक धार्मिक सुधार नहीं कर सकते। यूरोपीय पुनर्जागरण में सामाजिक धार्मिक के साथ वैचारिक और पूरे ज्ञान का भी पुनर्जागरण। इस समय ज्ञान विज्ञान का पुनर्जागरण नहीं है, सिर्फ जो हमारे समाज जैसे पहले था और अभी बदल गया, फिर से सुधारने का प्रयास है, धर्म बदलने का प्रयास है। ऋग्वेद में धर्म पढ़ोगे, एक ही भगवान। ऋग्वेद में माना गया हिंदू धर्म की शुरुआती है, जिनसे लाभ वही भगवान, और इसीलिए लोहा से लाभ तो वही भगवान, तुमको जिससे लाभ वही भगवान। पेड़ से छाया मिल रहा है, वृक्ष देवता की जय। जल पी रहे हो तो उससे प्यास बुझ रहा है, जल देवता की जय। भूमि में अनाज छिटे खेती हो रहा है, भूमि देव की जय। तुमको आग से भोजन बन रहा है, अग्नि देव की जय। हवा से सांस ले रहा है, वायु देव की जय। कण कण में भगवान है जिनसे लाभ, और एक ही भगवान है जो हर जगह जा जाके लाभ पहुंचा रहा है। एक ईश्वरवादी कांसेप्ट। धीरे धीरे ऋग्वेदिक काल में कोई मूर्ति नहीं है, न ऋग्वेदिक काल में कोई मंदिर है। उत्तर वैदिक भी हिंदू धर्म जहां शुरुआत है, न कोई मूर्ति है न मंदिर है। धीरे धीरे ये बहु ईश्वरवादी हो जाता है। हम लोग मानने लगते हैं कि शुरू में 3 भगवान, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, और जनरेटर में ब्रह्मा, ऑपरेटर में विष्णु, डिस्ट्रॉयर में शंकर। फिर आगे लेसन बढ़ता है, कुछ वर्षों के बाद कहते हैं कि हम लोग शादी विवाह किए तो नहीं किए होंगे, तो शंकर जी को पार्वती से भेंट कराया, फिर कहीं कराया, फिर तो उनका संतान नहीं होगा, तो फिर आगे कंटिन्यू करा। देखते देखते 84,000 देवता हो गए, 84 लाख हजार बोल। अब इतने देवता हो गए कि बहु ईश्वरवादी परंपरा हो गई। तंत्र मंत्र जादू टोना जम के भर गया। हर चीजों में भारतीय बलि दे दो। कुछ भी तुम नया चीज किया है, नया गाड़ी खरीदा है, तो किसी एक खस्सी को कटवा दो, उसका खून मिल गया तो देवी जी प्रसन्न हो गए, इधर बच जाएगा। घर में कोई बीमार है, एकदम मरनासन है, तो समझ लो भगवान कोई वो प्राण चाहिए, तो किसी को पकड़ के दूसरा के दे दो तो बच जाएगा, क्योंकि प्राण मिल गया उनको, इसके नाम पर आहुति दे दीजिए। अब ऐसा कर्म कांड आ गया कि मरने के बाद भोज, मरने के बाद विधान, ये सब कर्म कांड। अब ये सभी जो चीज थे मध्यकाल में कस के चक्कर में आ गए। और मध्यकाल का मतलब बुद्धि नहीं लगाना। मध्यकाल कहता है कि ज्ञान चिंतन से नहीं, ज्ञान की दीप जलाना है तो वो प्रकाश जो है हुमाद वाला उससे आएगा। मध्यकाल कहता है ज्ञान की ज्योति से तुम्हारे जीवन में कोई प्रकाश नहीं होने वाला। तुम चाहते हो कि जीवन में प्रकाश हो तो भगवान के पास जो हुमाद है उसको जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, उस प्रकाश से जीवन प्रकाशित हो। और दिमाग मत लगाओ कि यहाँ जला रहा है भगवान का, जो हो रहा है सब भगवान की माया है, कृपा है, पहले से लिखा हुआ है। तुम्हारे हाथ में लिखा हुआ नौकरी होगा कि नहीं, तो पहले ही लिखा। अब कई नालायक खाने जाता है, देखिए तो है कि नहीं। अरे मूर्ख, इसमें लिखा रहता कि कितना दिन बचोगे, इसमें नौकरी है कि नहीं, तो जिसका दोनों हाथ किसी कारण से कट गया तो मरेगा ही नहीं। क्यों? लिखल पे गायब हो गया। इतना बुद्धि नहीं काम करता है तुमको। जिसका अगर लिखल इसी में कितना दिन बचना है और सब इसी में है, तो जिसका ये दोनों चला गया तो भगवान के पास कैलेंडर खत्म हो गया। क्या लिखल का जी तो कट गया था किसी एक्सीडेंट में, तो तुमको कब मरना है तो लिखने में जा गया, तो तुम्हारा रिस्क हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, तुम्हारी मेहनत से सब कुछ है। ये पुनर्जागरण कहता है, डार्क एज कहता है सब भगवान। वही यूरोप में है, पहले अमृत भी गिरा, पका हुआ अमृत गिर गया, जय भगवान, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, कितना देखो जतरा इसको कहते हैं। यही अंधकार का युग, वही पुनर्जागरण है जिसमें न्यूटन सोच रहा है नीचे क्यों, ऊपर तो खाली था। ये पुनर्जागरण है। इस समय चिंतन है, इस समय भगवान को केंद्र बिंदु बनी रखा गया, इस समय चिंतन को केंद्र बिंदु में रखे हैं। और यही भारत में सबसे टफ काम था, कारण धर्म का परिवर्तन सबसे टफ। आज भी तुम देखते हो धर्म में बहुत सारे हमारे कुरीति है, खराब रीति, अंधविश्वास अभी भी, लेकिन मजाल नहीं है कि कोई व्यक्ति उसको सुधार के लिए आवाज उठा दे। अब तुम ही बताओ, लक्ष्मी पूजा करते, सरस्वती पूजा करते, सब करते। अब देखते हो कि तुम सरस्वती जी की पूजा करवाया कि सरस्वती जी हमको ज्ञान दीजिए, लेकिन सरस्वती जी को बैठा के कौन-कौन गाना बजाता है कि सचमुच सरस्वती जी सुनते होंगे तो कितना अंदर से आशीर्वाद देते होंगे, ये भी समझ रहे हो कि वाह तुम तो एकदम आशीर्वाद के योग्य हो, क्योंकि हमारी आराधना सच्चे दिल से कर रहे हो। सरस्वती जी भी तो यही ना सोचते होंगे। बताओ विसर्जन के समय कितना दुर्भाग्य है, सरस्वती पूजा करेगा और विसर्जन के समय पूरे रास्ते भोजपुरिया और डीजे बजा के लेके जाएगा। अगर पिताजी के भी साथ चलेगा तो तुमको गाना सुनने का मन है भोजपुरिया, तो हेडफोन लगा के सुनेगा, वो तो भगवान को देवी को लेके जा रहे हैं। और तब भी शर्म नहीं आती कि लेकिन को जा रहे, तो ये कुरीति नहीं तो और क्या। लेकिन मजाल है कि इस कुरीति को कोई ठीक करे। अब कोई भोजपुरी गाना बजा के जा रहा है और तुम कहोगे रुको, ये भगवान है, कुरीति है, इसको खराब रीति है, इसको सुधार करे, तो सब पूरे तांडव उसी पर कर देगा, तो ठहरो नाच इसी पर शुरू कर देते हैं। अब यही चीज सुनोगे, अब लेसन समझ में आएगा। जब तक मूल बात नहीं समझोगे केवल समाज धार्मिक सुधार, तो बात ही नहीं समझ में आएगी। अब तुम्हें बात समझ में आएगी कि उस बीच अभी से भी कड़ा नियम था। अभी क्या है, अभी तो तुम कहोगे घर में कि हम भगवान नहीं मानते, कोई बात नहीं, माता पिता कहेंगे मत मानो, वहीं रहो, घर में रहो, पढ़ो। माता जी मंदिर में ले जाएंगे तो तुम कहोगे जाइए पूजा करें, वहीं खड़ा रहेंगे, वो अकेले चले जाएंगे। उस जमाने में कोई कह देता कि भगवान नहीं मानते तो घर से निकाल देते, कोई रिलेशन नहीं अगर तुम धार्मिक नहीं हो। अंग्रेज कहते थे कि हम समुद्र पार ट्रेनिंग में ले जाएंगे, और भारतीय कहते थे कि जहां दूब घास नहीं वहां नहीं जाना चाहिए। समुद्र पार जाने से धर्म की नाश होती है। और कई भारतीय ट्रेनिंग के नाम पर लंदन अगर चले गए तो ट्रेनिंग लेकर 1.5 साल बाद वापस लौटते थे, अपना ही दरवाजा खटखटाते थे, तो उनकी पत्नी दरवाजा खोल के कहती थी कि अब आप लंदन चले गए, हिंदू नहीं रहे, दरवाजा बंद। आप धर्म नहीं मानते, रिश्ता नहीं है, बाकी लोगों के साथ रिश्ता है। राजा राम मोहन राय बचपन में ही कहेंगे मूर्ति पूजा नहीं मानते, राजा राम मोहन के पिता बचपन में ही घर से निकाल देंगे। जब तुम मूर्ति पूजा नहीं मानते तो तुम हिंदू ही नहीं हो, तो ऐसा बेटा रहे चाहे मरे, हमारे लिए भगवान सर्वोपरि है, निकलो बस। उस समय आवाज उठाना आज से ज्यादा कठिन। और सोचो उस समय में किसी ने जगाया है, तो ये लेसन में अब आएगा भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है, राजा राम मोहन राय। 1774 के बाद 1800 के फेज में किसी में मजाल नहीं था कि कोई बोल दे। धर्म के नाम कितना कठोर था कि धर्म के नाम पर पति मर जाते थे तो पत्नी को जिंदा जलाया जाता था, सती प्रथा। ये धर्म था। कितनों है कुछ भी, अगर पति मर गए तो सब लोग उसको कहते थे कि मर गए तो अब बेचारा का आत्मा कैसे शांति होगा, पत्नी को साथ भेजना होगा, और इसीलिए उसके लाश पर पत्नी को जिंदा बैठाया जाता। और सोचो जिंदा किसी को जला देना ये धर्म के नाम पर संभव। और मजाल नहीं कि कोई व्यक्ति रोक दे कि ना इनको अभी नहीं भेजे। बाल विवाह का प्रचलन इस समय तुमको जान के आश्चर्य होगा कि 1 साल भी पूरा नहीं है, 0 साल में विवाह हो रहा है, 0 साल में विवाह हो रहा है। पहले ही से है कि भाई आपका लड़की हमारा लड़का तो विवाह होगा, मालूम चला कि सेम कंडीशन रहा तो 2-3 महीना 4 महीना शादी विवाह हो रहा है। अंग्रेज देख के दम रहता था, बैंड बाजा बराती नाच रहा है, उछल रहा है, बज रहा है, दूल्हा का है, रो रहा है 3 महीना का। अब सोचो तो कंडीशन कितना खतरनाक है, देख रहा है इस समय। हाँ, उससे भी दुखद है कि अगर वो लड़के 4 साल का हुए और मर गया तो 4 साल की लड़की जिंदा जला दी जाएगी, उससे भी दुखद सोचो। दुखद स्थिति ये सोचो। बहुपत्नी विवाह है, बहुपत्नी विवाह, एक व्यक्ति एक से अधिक पत्नियां हैं। अब उनके पत्नियां, अगर पति मर गए तो अगर पत्नी 1-2 है तो साथ जाएंगी, अगर पत्नी 10-20 है तो सारे पत्नी को एक साथ जौहर करना पड़ता था। पति के सुनिए कि मर गए, सब अपने शरीर पर तेल छिड़किए और आग लगाइए, जो नहीं लगा रहा है मतलब उसी ने मारा है, वो डाइन है।
समाज उनको उल्टा देखेगा। महिलाएं जान के जलती थी, स्थिति इतनी खराब, जबरदस्ती कोई किसी को जला देगा, आधा जलन में भाग जाए। महिलाओं के पास दो ऑप्शन है, पति मर गया तो एक तो है कसके रोए, सब लोग जगेगा उठेगा अपने साथ जाके जला दे। दूसरा देखा कि मर गया है तो बस उस समय पर्दा पड़ता है, इतना खींच के रोबोट जैसा चलना। और महिलाएं देखे कि पति मर गया तो कई लोग खींचे भागे, ऐसा जगह चलेगा कि मिले नहीं, 2 दिन खोजे 3 दिन खोजे नहीं मिले तो लास्ट जल गए। अब लौट के आएगी तो जलाया नहीं जाएगा, वो विधवा है। विधवाएं भी होती थी, और जिसको एकदम मरना है कि हम नहीं मरेंगे, जिंदा सब जला देगा, एकदम डर गए तो भाग गए। और लौट के जब आएंगे तो विधवा है, और जैसे ही आएंगे तो वही महिला को पूरा गांव कहेगा कि देखो पति को यही खा गई थी और भाग गई। अब गांव में कोई बीमार पड़ेगा उसी को लोग कहेंगे कल भेंट हो गई थी सामने, देख ली है, उसी के कारण बीमार पड़ गया। अगर गांव में 4-5 लोग मर गए तो समझो कि उसकी पिटाई पक्की है, लोग आके मारेंगे कि कितना को खाओगे तुम ही डाइन हो। गांव में हर गांव में तुम सुनता होगा वो डाइन होते हैं, और वो डाइन वही होते हैं जो सबसे कमजोर होते हैं, विधवा होते हैं, लाचार होते हैं, वृद्ध होते हैं। वो मजबूत लोग डाइन नहीं होते, वो कमजोर है तो उनको शोषण करने के लिए डाइन बना दिया गया। अगर सचमुच कोई डाइन रहे, किसी में पावर आ जाके देख के बीमार पड़वा दे, पावर आ जाके देख के मार दे तो पेमेंट लाख नहीं करोड़ में मिलेगा उसको। तुमको नहीं लगता कि नीतीश जी 4-5 डाइन लेके चलते हैं, लालू जी 6-7 को, जब सभा होता है ऐसा न जाओ कि कल से घुलट जाए, एकदम निकले, कितना हाई सैलरी मिलता है अंदाज है तुमको। लेकिन ये तो शोषण का एक तरीका है और कुछ नहीं। इसी कारण से अब देखिए हमने इतनी बातें इसीलिए किया कि अब जिन नायकों का नाम लेंगे उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, उनके कारण तुम आज इन बातों पर हंस रहे हो कि ऐसा होता था। कारण उन लोग हैं जो तुमको सही की, उन लोग नहीं रहते तो आज भी वही होता। और इसलिए अब आपको ध्यान रखना है, लिखाना नहीं, पाठ समझना था। हमारे समाज में उस समय खराब प्रथा क्या था? बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, सती प्रथा, जौहर, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत। अब सोच लो इतने खराबी हैं। जब सोच लीजिए हमला किया, अब सोचो कि बाबर ने राणा सांगा पर हमला किया तो राणा सांगा राजपूतों का राजा है, एक तरफ से राणा सांगा और एक तरफ से बाबर, एकदम दोनों की सेना आ चुकी है। और हुआ कि सुबह युद्ध होगा तो राणा सांगा जो था वो इस साइड, बाबर दूसरे साइड। और ये जब बाबर देखा कि शाम के समय कई जगहों से धुआं उठ रहा है तो उसे लगा कि आग लग गया है इसके कैंप में। तो एक गुप्तचर भेजा कि पता लगाओ, हमें लगता है कि उसके कैंप में आग लग गया। तो गुप्तचर आके कहा कि नहीं हुजूर, इसके सेना में कई जाति के लोग हैं और सब एक दूसरे का छुआ नहीं खाता है तो सबका चूल्हा अलग अलग है। बाबर उसी समय मुस्कुराया कि जहां इतने भाग में बटे हुए हैं तो हमारी जीत पक्की है, जितना लोग हैं। देखो ये भारतीय समाज है, छुआछूत, उसका छुआ नहीं खाएंगे, किचन रूम हो गया। कोई आदमी छुआ, सोचो आदमी का बदमाशी सुनोगे तो तुमको आश्चर्य लगेगा कि कितना अंतिम बदमाशी है। जो जाति निचला लेवल जिनको कह रहे हैं, अरे भगवान बनाया तो ऊंचा नीचा तो हम लोग बना दी। लेकिन अब मान लो कि किसी ने कहा कि हाँ भाई इसका छुआ नहीं खाएंगे, तो वही जाति जिसको छुआ नहीं खा रहा है उसके खेत में वही जाएगा खेती करने, आरी देने, वही जाति के लोग जाएगा फसल रोपने, वही जाति के लोग खाद छिटवाएगा, वहां पर सब सही है। वही जाति के बाहर दूर से रोटी दे देगा, वही जाति के लोग फसल काट देगा, सब सही है, वो सब कर सकता है, काट सकता है, पीट दिया वो भी सही है, बुरा में बंद कर दिया वही सही है, ड्राम में उछल दिया बस उसका छुआ नहीं, छुआ जाएगा, छुआ छूत हो जाएगा। ये बदमाशी नहीं तो और क्या। तुमको अगर छुआता है तो पूरा सिस्टम में रोकना होगा तुमको। अब इसके कारण उससे कटवा लेगा सब, उसके कारण उससे सब काम करवा लेगा, बोझा ढोवा लेगा। काम कर रहा है तो सही है, काम होकर जब स्टॉक में आ जाएगा तो कहेगा उधर उधर थाली छू दिया, तो थाली उसी का हो जाएगा, फेंक देंगे, अरे वो तो पूरा अनाज छू दिया तो वो कैसे खा रहा है। तो यही चीज को बाकी लोग जगाएंगे और इसमें कई लोग देखोगे वर्ल्ड कमाए, वर्ल्ड लेवल पे नाम, जैसे हम लोग विवेकानंद के नाम सुनेंगे तो ये सभी लोग के बारे में चले 5-6 घंटा एकदम नहीं चलता है। चलो सही हो गया, तुम आता ठीक हो गया, बदल देगा, बदला गया मतलब 2 घंटा के लिए फिर ठीक होगा। टेस्ट चल रहा है गैप दे दीजिए, तुम लोग जाना सुना, पहले सुन हमको पिलाने का पहला मात्रा, ये हमारे फिर चाहता है कि हमको गैप मिल जाए। सुनिए आप, ये लोग ये तो उसी तरह का जैसे बकरीद के पहले खस्सी को देता है कि थोड़ा खा लो, ये वैसा ही है कि सर आप थोड़ा पानी पी लीजिए, आप थोड़ा खा लीजिए, मतलब हमको आराम मिल जाए। सुनो पहले देखिए धार्मिक में बुराई क्या है जल्दी बताओ। बहुईश्वरवाद, कई ईश्वर है, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र, बलि, जादू टोना, ये सब हमारे कुप्रथा। और इसी कुप्रथा के खिलाफ हम लोग फिर से आवाज उठाएंगे। उसको हम लोग कहेंगे कि आज का भारत है जिसमें हम लोग इसी पर हंसते हैं तो ये आधुनिक भारत। अब क्वेश्चन आएगा भारत के पिता कौन है? महात्मा गांधी। आधुनिक भारत के पिता कौन है? राजा राम मोहन राय। दोनों शब्दों में अंतर है, भारत के पिता और आधुनिक भारत के पिता। केवल आधुनिक लगा देंगे तो समझना कि मॉडर्न सिस्टम हो, और मॉडर्न सिस्टम में कौन है? राजा राम मोहन राय। अब सुन लीजिए, राजा राम मोहन राय जिनके बारे में अभी तुम पढ़ने जा रहे हो, उस जमाने में पहला व्यक्ति है, अभी कोई दूर दूर तक ना है, 1774 के आसपास जन्म है, 1800 में भी कोई सोचने वाला नहीं है समाज। उस समय राजा राम मोहन राय अंग्रेजी पढ़ रहा है, उस समय राजा राम मोहन राय फारसी पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, कई भाषाओं के विद्वान। इनके बारे में कहा जाता है कि 2 घर रखते थे, 2 घर, एक घर में पूरे इंडियन सामान, खटिया मचिया एकदम इंडियन चीज, और दूसरा में सब ब्रिटिश चीज, और दोनों जगह रह के देखते थे कि कौन कौन इसका लाइक है जिसको देसी वाला में ले जाया जा सकता है। पर कहने का भाव है कि सोचते थे ग्लोबल लेकिन करते थे लोकल। लोकल वर्क करते थे कि भाई देखो पढ़ना है तो फारसी उर्दू सब पढ़ो, सब चलेगा, अंग्रेजी भी लेकिन पढ़ो। ये अंग्रेजी भी खूब सीखे, इतना अंग्रेजी सीखे कि तुम यही समझ लो कि मुगल बादशाह पेंशनर जो बना हुआ है वो इनको बुला रहा है, कह रहा है कि मेरा पेंशन कैसे बढ़ेगा जी, 26 लाख कब से फिक्स्ड। अंग्रेज के गवर्नर से बात करते हैं, वायसराय से बात करते हैं तो कहता है कि हम लोग को पेंशन नहीं बढ़ाने का पावर है। अब हम लोग को इंग्लैंड के महारानी के बस सीधे रिप्रेजेंटेटिव, आपका पेंशन बढ़ाना है तो इंग्लैंड भेजिए, वहां कहिए, वो कहेगा बढ़ा के दे देंगे। अब सोचो कि यही अकबर द्वितीय जो तुम देख रहा है, ये अकबर द्वितीय, इनका नाम है राम मोहन राय। अकबर द्वितीय कहा कि तुम लंदन जाओ, अंग्रेजी बोलने वाला इतना अच्छा कोई नहीं, और तुम लंदन जाओ। हमारी बात रखना कि बहुत पहले से बक्सर की लड़ाई के बाद ही आप देखे कि पेंशन मिल रहा है, और इतना दिन हो गया पेंशन बढ़ा नहीं है। तो राजा से उस समय राजा ही मिल सकता था, राजा से साधारण आदमी का भेंट नहीं हो। तो ये कह रहे हैं कि तो वहां इंग्लैंड में हम राजा को है कि हमसे मिलेगा, आप ना जाइए, बोलिए अपना बात, हमको अंग्रेजी नहीं आता। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं तुम्ही को राजा बना देते हैं। राजा की उपाधि थी कि तुम्हारे नाम के आगे राजा लगे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, राम मोहन राय जो देख रहे हो उनको राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय। ये नहीं दिया कि राजा तुम हो, अपना फिर में दिया कि राजा कहेंगे तो वहां जा करके अपना देंगे कि परिचय तो राजा राम मोहन राय है, तो हाल कहेगा कोई राजा है इंडिया से, भेंट करेंगे तो हमारी बात पूरी रख देना, और कहा कि कुछ पेंशन बढ़वा दीजिए। और उसी क्रम में गए थे पेंशन बढ़वाने, कहा लंदन, और लंदन में ही मृत्यु हो गई, बेचारे का पेंशन भी नहीं बढ़ा। बात समझिए, तो पेंशन भी नहीं बढ़ा, वही मृत्यु हो गई। तो अब कहानी का प्रसंग सुनिए। राजा राम मोहन राय पहला व्यक्ति हैं जिन्होंने आज के भारत के बारे में सोचा, इसीलिए इनको आधुनिक भारत के जनक कहते, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहते, नव प्रभात का तारा कहते। नव माने नया, प्रभात माने सवेरा, उसके तारा। क्वेश्चन देगा नव प्रभात के तारा, पुनर्जागरण के अग्रदूत, आधुनिक भारत के पिता, तो सबका आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। अब सुनिए, इनका जन्म कहां है? बंगाल में। बंगाल में बचपन में ही पढ़ने में भी तेज थे, लेकिन लॉजिक थोड़ा ज्यादा लगाते थे। अब लॉजिक लगाने में अब धर्म लॉजिक से नहीं चलता। अब तुम देखा होगा गणेश जी,
गणेश जी को तो सब देखो, तो गणेश जी के बारे में तुम जानते हो कि ऊपर किसका गर्दन लगा? हाथी का लगा। अब तुम ही बताओ, कोई आदमी रहे उसका कट जाए तो किसी हाथी का हम काट के गर्दन लगाएंगे तो सूर्य ऊपर होगा कि आगे होगा? लॉजिक बताओ। एक हाथी का गर्दन काट लिया, किसी आदमी का गर्दन कटा हुआ है और हाथी का गर्दन हम फीट करेंगे तो कभी ऐसा होगा कि आगे होगा? हाथी का गर्दन ऐसे काट लिया, वैसे आया, उसको फीट किया तो सूर्य कहां चल जाएगा? ऊपर। आगे कैसे आ गया? इसको हम लोग तर्क कहते हैं। अब तिरछा करके सेट करेगा तो हो जाएगा। तुम कल्पना करो पहले, एक हाथी के गर्दन को काट के कितना तिरछा करो, ये गर्दन में अगर सेट करने की टेक्नोलॉजी भी रहेगी तो ऐसे सीधा हो सकता है? नहीं। फिर गणेश जी ऐसे कैसे हो गए? अब यही सब चीज राजा राम मोहन राय को बड़ा कस के लगता था। हाँ, अब सुनिए, एक तर्क है, हम तो चूंकि न्यूट्रल वाले व्यक्ति हैं, तो नास्तिक नहीं बनाएंगे, नहीं तो ऐसा भी सुधार लेंगे तो तुमको भगवान को प्रणाम करने में भी लगेगा कि बेकार कर नास्तिक हो जाओ। तो ये नास्तिक नहीं बनाएंगे तुमको। ऑप्शन है, कोई कहे भी कि बताओ कैसे हाथी का लग गया, कई बातें हैं, तो तुम कहना कि तुम्हारे सोच से ऊपर है, जिस ईश्वर ने उसको गढ़ा है वो तुम्हारी बुद्धि से इतने ऊपर है कि वो कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। ये हुआ धर्म की बात। और बाकी जो पहले वाला क्वेश्चन था वो राजा राम मोहन राय की बात है। अब ध्यान दीजिए, तो राजा राम मोहन राय बचपन में ही कहे कि मूर्ति पूजा नहीं करें। सही कौन है? तुमको बीच में रखना, तो तुम सही करते में कह रहा, बीच में रहो। ध्यान दीजिए, एक तरफ लंगे नहीं कसाना है, एक तरफ हिस्ट्री में सही गलत नहीं होता। तो अब ध्यान दीजिए, राजा राम मोहन राय की बात हम लोग सुने, तो अब पहली बार बचपन में इतना लॉजिक फिरा रहे हैं कि कह रहे मूर्ति पूजा बेकार, इसको आदमी ने बनाया, आदमी ने प्राण डाला, हम उसकी पूजा करेंगे। जिसको भगवान ने बनाया, भगवान ने प्राण डाला, उसकी पूजा ज्यादा अच्छा, चाहे कुत्ता रहे, बिल्ली रहे, जो रहे, वो कहीं अच्छा। और इसीलिए इनका सोच ऐसा रहा कि पिता ने घर से भगा दिया, कैसा बेटा रहने से अच्छा बिना बेटा करे भगा दिया। तो अब राजा राम मोहन राय इसी में ठीक ठाक रहे और उन्होंने पहली बार 1815 में आत्मीय सभा पार्टी बनाया, बहुत पॉपुलर नहीं हुआ। 1828 में फेमस इसीलिए हुए, कारण सुनो, ये जब पिता ने भगाया तो इनको भाई ने अपनाया कि हाँ जाओ, और भाभी ने अपनी माता जैसा प्यार दिया, इनका पालन पोषण इनके भाई और भाभी द्वारा, और भाभी से भी ये अपने माता जैसा लगाव रखे, बचपन वहीं गुजारे, दोनों से बड़ा अच्छा लगाव था। अचानक एक रोग से भाई की मृत्यु हो गई। अब यही 27 में इनके जब भाई मरते हैं तो ये अब रो रहे हैं कि हमारे भाई मर गए, और रोना तो तब आया जब भाई के लाश के ऊपर भाभी को बैठाया जा रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि तब हमारा यही एक माता बच गई, इनको नहीं हम छोड़ेंगे। और सब इनको पकड़े हुए हैं कि भाई धर्म का ही रीत है, जाने दो, उनका प्राण भटकेगा। और करते हुए लोग इनको पकड़े रहे, इनकी आंखों के सामने इनके भाभी को जिंदा जला दिया। उसी समय इन्होंने कहा कि हम अपनी एक माता खो दिए, अब नहीं खोएंगे, दूसरा लोग को खोने नहीं देंगे। और उस समय से ये एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं, इनको रात में भी नींद नहीं आ रही, रात में भी अचानक देख रहे हैं सपना, जलाया जा रहा है, चिल्ला के बैठ रहे हैं। और तब चूंकि अंग्रेजी शिक्षा भी इन्होंने प्राप्त किया था और इसीलिए इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंग को पूरा बढ़िया से लेटर लिख के एक्सप्लेन किया कि ये जो सती प्रथा है इसको कम से कम हटाइए। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जब समझा तो ब्रह्म समाज की बात मानते हुए 29 में कहा कि सती प्रथा अवैध है। यदि कोई व्यक्ति कहीं स्मशान घाट जाता है और वहां कहीं सुन लिए कि महिला जिंदा जल गई, तो जितने व्यक्ति जलाने गया है नेशन में सब पर उसी तरह का मर्डर केस होगा जैसे सामान्य व्यक्ति में होता। अब महिलाएं चीख रही है कि हमको जलने दो, सब महिलाओं को धरे हुए कि अगर जलेगी तो हम लोग पर मर्डर केस चले। बात समझिए, महिलाएं जान के ये नहीं समझना कि राजा राम मोहन राय को आशीर्वाद दे रही थी, राजा राम मोहन राय को आशीर्वाद नहीं दे रही थी। हमने बताया कि महिला नहीं जलेगी तो विधवा है, और विधवा का मतलब डाइन है, उसको कोई शादी नहीं करेगा उससे, उसको सफेद वस्त्र धारण करना है, सादगी में रहना है, उसके जीवन अलग हो जाएंगे, जब तक हाथ पर चलेगा तब तक चलाएगी। बाद में जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो कराहते हुए मरेगी, उसको कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी खुद की पुत्र होगी, उसका भी अगर पोता बीमार है उसी का, तो कहेगी सब उसी का किया। और इसी कारण से वो बुढ़ापा में कराह कराह के मर रही है। और कोई महिला अगर उसको मरते देख ले तो मन में वही समय सोच लेती थी कि जिंदगी से अच्छा जल जाना। महिलाएं सोच लेती थी, पति को मरते भी देखी तो उसको मन करता था भागे, सीन याद आता था कि बुढ़ापा दर्दनाक, अच्छा है मर जाना, मरना को साधारण घटना होता है, एकदम इवेंट जब देखे रहेंगे तब जाकर डिसीजन ले। और इसी कारण से महिलाएं ये नहीं समझना राजा राम मोहन राय और यहाँ जो देख रहा हूं विलियम बेंटिंग को आशीर्वाद दे रहे, विधवा नहीं अब यहाँ जलेगी, तो विधवाओं की संख्या बढ़े, विधवाओं को अब शकुन माना जाए कि कौन जब ऐसे है कि क्या की है, यहाँ डेथ कर गया, उनका विवाह नहीं होगा। तब ईश्वर चंद्र विद्यासागर सब फिर लॉर्ड कैनिंग को कहें, लॉर्ड कैनिंग विधवाओं के पुनर्विवाह का अधिनियम लाए, उनके एक ही बेटा होंगे, जगह जगह कहेंगे विधवा डाइन नहीं होती है, उनसे विवाह होना चाहिए। सब लोग कहेगा अपन बेटा क्या नहीं करते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक बेटा और उस बेटे का विवाह उन्होंने विधवा से किया और दोनों को सब समाज में लगा कि देखिए विधवा थी, विवाह किए, दुख दोनों सुखी चैन से। और तब लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 56 में लाया। उसके बाद तब आज का समाज बना है, तो हम लोग हंस रहे हैं कि कैसे सती प्रथा होता। तो इस समय बहुत बड़ी घटना 29 का समझो। इसी कारण से प्रभावित हुए मुगल बादशाह की कोई है जिसका बात अंग्रेज मान रहा, इसीलिए कहे कि तुम राजा की उपाधि लो, लंदन जाओ, वहीं डेथ की। अब ध्यान से समझिए, ये ब्रह्म समाज जो देख रहे हो, अब पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन ब्रह्म समाज का तत्व नहीं है, कौन तत्व है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो तुमको क्या लगता है ब्रह्म समाज क्या कहेगा? मूर्ति पूजा करो? नहीं, जो संस्थापक है वही नहीं करेंगे। क्या कहेंगे कि भगवान कहीं है? नहीं है। अब ये सब उल्टा उल्टा बात बोलेंगे। तब जो ब्राह्मण लोग होंगे 1829 में एक धर्म सभा का आयोजन राधाकांत देव करेंगे कि इसमें जो लोग ब्रह्म समाज की बात है सब उल्टी पुल्टी है, मत सुनो, हिंदू धर्म सबसे बढ़िया है, जो है एकदम सही है। तो ठीक इसका रिवर्स बनाए। तो कई बार रिवर्स भी पूछता है। 1829 में धर्म सभा कौन बनाया? राधाकांत देव। और तब सुनिए, इन्होंने जब ब्रह्म समाज बनाया, कई सहयोगी रहे, जब ये मर गए तो ब्रह्म समाज को देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को सौंप दिया कि आप ही आचार्य रही। बाद में केशव चंद्र सेन अपना थ्योरी लगाने लगे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर कहते नहीं आप हटिए। तो केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर में विवाद होने के कारण ब्रह्म समाज ही दो भाग में बट गया, एक आदि ब्रह्म समाज, एक नवीन ब्रह्म समाज। नवीन ब्रह्म समाज को ही भारतीय ब्रह्म समाज कहते और इसके संस्थापक कौन है? केशव चंद्र सेन। इसको सुना है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और राजा राम मोहन राय चॉइस में देख, ध्यान रखना, केवल ब्रह्म समाज देन राजा राम मोहन राय। भारतीय ब्रह्म समाज तो कारण के मरने की बात की कहानी, और वो नया जो ब्रह्म समाज था उसको भारतीय ब्रह्म समाज नाम दिए कौन? केशव चंद्र सेन। और राजा राम मोहन राय का मेन पत्रिका कौन है? मिरातुल। किसमें? फारसी में, संवाद कमिटी बांग्ला में। आगे मैगजीन सब डिटेल चलेंगे तो उसमें हम लोग चलेंगे। तो ये बताओ राजा राम मोहन राय की बात क्लियर है सबका? अब ध्यान दीजिए, राजा राम मोहन राय के बाद दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, अभी इतने बड़े बड़े महारथी आएंगे कि सबकी बातें आपको मोटिवेट करें। लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक गैप भी ले लीजिए और तब मिजाज से चले, है ना? सुन लो, पहले एक चीज आप सुन लें। आज एक बात और है आप लोगों का, सुने, हमको लगता है कि 2 बजे से क्लास लगा हुआ है केमिस्ट्री, देखते हैं। इसमें बीच में हम रखे थे कि 1 घंटा में हमें और काम था तो उसको भी कर चुके, हमको सब करते हुए हमको सब काम भी करना, तो इसलिए बीच में होता है कि कहीं कुछ है तो वर्क भी करें। तो इस बीच में हमको बोरिंग हो जाना है, फिर वहां एक वर्क है, फिर वहां से आना, तो उसमें हम रखे थे कि बीच में 2 से 3:30 लीजिए, 3:30 में फिर हम पहुंचेंगे, फिर कंटिन्यू करें। तो आपका सुन लीजिए, या हो सकता है काम वहां लंबा है जहां है वो लेट हो, तो फिर आपका खत्म भी हो सकता है। तो इसमें नहीं जाइए, तो बेचते हैं, ये सब तो फटा बैठा देते हैं सब। तो सुनो, अभी आपका सीधे क्लास ही, यहाँ से गैप है 1 घंटे का लगभग, 2 बजे से ही सीधे क्लास है और खा पी के टंच हो जाइए। 2 बजे से आपका क्लास 3:30 तक मान के चलिए कि उस पे सर का होगा। 3:30 से 5 करे या छोड़ दिया, जैसा बोलो, छोड़ दें। कितने लोग चाह रहे हो 3:30 से 5 रहे? ऐसा कितने लोग रहे? और कितने लोग चाह रहे हैं कि छोड़ दिया जाए? छोड़ने वाला है। अरे
तो चूंकि हम भी डोलड्रम में जाने के बाद लेट है क्या है, तो इसलिए उसको हम करके छोड़ देते हैं आप लोग का। इसके बाद केमिस्ट्री कंटिन्यू कल सुन लो। सोमवार को एक मिनट सुन लीजिए, इधर तो चूंकि सब बैच हम 2 दिन सैटरडे संडे बंद रखे थे इसलिए मॉर्निंग से थे। सुन ले 27 से फिर यही स्टेप हम लाएंगे, लेकिन अभी कल क्या है, कल बोरिंग बोर्ड भी शुरू है, यहाँ भी शुरू है। तो कल सोमवार को आप लोग का थोड़ा हमारा कम होगा, केमिस्ट्री के साथ मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद मंगलवार से फिर जो है कुछ जगह बंद करके फिर कंटिन्यूटी चलेंगे और 27 से गियर अस्लेटर हाई कर देंगे। ठीक है, जैसे पिछला दिन कल पाया था ना, वैसा 5 दिन लगातार रहेंगे। तो 27 से 6 घंटा लगातार रहे, वो सबका कल्याण हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो अभी अगला दिन ही सामाजिक धार्मिक और आर्थिक तीनों एक साथ करेंगे। ठीक है, तो कल के क्लास में, आज का क्लास आपका यहीं तक। कल का क्लास तो मान के चलिए आपका यहाँ चलेगा वही, हमारा क्लास 3 से 6 चलेगा, 3 से 6 3 घंटा रखेंगे, 3 से 6 करवाएंगे। रूटीन बोलिए, अभी केमिस्ट्री है आज तो है, मारेंगे तो चल कैसे सब सुनता है। केमिस्ट्री है, मेरा क्लास नहीं है, तो केमिस्ट्री का क्लास अभी होगा। इसके बाद केमिस्ट्री आपके जो सर ले रहे थे अभी सर लेंगे। केमिस्ट्री सुन लीजिए, आपका जो अभी तालमेल चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि 31 तक लगभग बार करके कर ले, क्योंकि मॉडर्न भी गांधी जी 2 दिन के बाद जैसे आजाद कराएंगे तो मॉडर्न लगभग निकल जाएगा और तब उधर जो हिस्ट्री चल रहा था वो पेज भी निकलेगा। 31 तक में डेली 27 से 31 6 घंटा निकल जाएगा। तब अगर लगेगा कि सर एकदम थोड़ा सा और जो लगाइए, तो एक दिन 6 घंटा रखेंगे, 1 तारीख को पूरा फिजिक्स खत्म और 2 तारीख को पूरा केमिस्ट्री खत्म, एक बार पूरा सुना देंगे।